हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष नारंग, आपका होस्ट, आपका दोस्त, और आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस शो द ग्रोइंग प्रोफेशनल शो में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि द ग्रोइंग प्रोफेशनल शो में हम आपको हेल्प करते हैं आपके प्रोफेशनल, आपके करियर ग्रोथ में और आपके बिजनेस ग्रोथ को लेके। और हर एक एपिसोड में मैं एक एस्टीम्ड गेस्ट को लेके आता हूं आपके साथ, जो आपको आपकी लाइफ में बेटर करने के लिए, आपके बिजनेस में बेटर करने के लिए और अपने प्रोफेशन में बेटर करने के लिए आपको गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं। तो आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मेरे साथ हैं मिस्टर राजीव नारंग। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं हूं आशीष नारंग और मेरे साथ है मिस्टर राजीव नारंग। एंड ही इज वेरी वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी इन ब्रांड बिल्डिंग एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री। उनका 30 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है ब्रांडिंग एंड सेल्स में। उन्होंने ना सिर्फ इंडिया के टॉप ब्रांड्स लाइक इंडिया मार्ट के लिए काम किया है, उनको ब्रांड स्टेटमेंट्स दिए हैं, बल्कि उन्होंने इंटरनेशनली भी वेल रिनाउंड ब्रांड्स के साथ काम किया है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल्स एंड मार्केटिंग के क्या सीक्रेट्स हैं। ही इज ऑल्सो एन ऑथर, उन्होंने बुक लिखी है गेट गेट अप एंड अराइज। सो उस बुक के बारे में हम जानेंगे, उनकी वर्कशॉप्स होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे, और हम जानेंगे कि क्या सेल्स सीक्रेट्स हैं जो अपनी को वर्कशॉप में, पेड वर्कशॉप्स में शेयर करते हैं, और आज वो आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इस पूरी वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो हमारे साथ आप शुरू से लास्ट तक आप जुड़े रहिए, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप हमें कमेंट करके पूछते रहिए। सो आई वुड लाइक टू वेलकम राजीव सर ऑन द शो। Hi. Welcome, sir. Welcome on the show. Thank you, Ashish. Thank you so much. Thanks for this opportunity, for calling me, inviting me to this show. And I'm looking forward that I'll be able to, add some value to this whole project of yours. And I'm all ready. Go ahead. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो सर, काफी सारे लोगों के लिए सेल्स एक फोबिया है। काफी सारे लोग डरते हैं कि सेल्स नहीं नहीं नहीं, सेल्समैन मतलब वो एक ऐसा पर्सन जो वो बैग लेके डोर टू डोर घूम रहा है। सेल्समैन मतलब वो जो बड़ा एक पुशी सा पर्सन है। तो दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ डूइंग सेल्स जॉब। बाकी भी कुछ लोगों को, जिन लोगों को मैं जानता हूँ जो सेल्स में है, एंड दे आर वेरी प्राउड कि हम लोग सेल्स के प्रोफेशन में हैं। एंड वो लोग बोलते हैं कि सेल्स बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर है। तो सर, आपका क्या इस पे टेक है? मतलब विच इज ट्रू, ईदर ऑफ दीज? इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं मेरे ख्याल से। सिर्फ पुशी और बैग उठा के घूमने वाला व्यक्ति ही नहीं है वो। मैं समझता हूँ कि बीइंग इन सेल्स सबसे सबसे मजेदार बात है। इट्स मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट ऑसम एक्सपीरियंस कि अगर मैं समझता हूँ जो सेल्स में है उससे ज़्यादा लकी कोई नहीं है, क्योंकि उसके पास ये मौका होता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताने का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सेल करने का, अपने स्किल को दिखाने का, और उसके पास एक ऐसा मौका होता है जिसे कहते हूँ मैं अपना बिजनेस करने का। अब ये सुनने में फनी है कि लोग तो बिजनेस की, मतलब सेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं उसको बिजनेस से रिलेट कर रहा हूँ। देखिए, बड़ा सिंपल है। जब हम कोई काम करते हैं, हम तो बचपन से ही सेल्समैन रहे हैं। आपको मालूम होगा, जब बचपन में हम अपने माँ बाप से नया खिलौना मांगते थे, जब हम कॉलेज में जाते तो बाइक मांगते थे, और इस तरह के अपने चलते हुए पूरी जिंदगी में हमने बहुत चीजें बेची है। जब जब हमने अपनी डिमांड पूरी कराई है, हमने जब जब अपने बातों को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सेल किया, एग्जैक्टली वही चीज हम अब सेल्स में भी करते हैं। तो मैं उसको क्यों लकी मानता हूँ सेल्स में काम करने वाले व्यक्ति को, क्योंकि वो अपना बिजनेस कर रहा है। आप देखिए, जो सेल्स का आदमी होता है उसको हमेशा एक एरिया मिला होता है कि ये एरिया आपका है ना, ये एरिया आपका है, और इस एरिया के आप मैनेजर है या सेल्स एग्जीक्यूटिव है। तो जो एरिया उसको मिला होता है, तो कंपनी जिसके लिए वो काम कर रहा होता है, उसका इकलौता फेस वो पर्सन, वो सेल्स का आदमी होता है उस एरिया में। उस एरिया में लोग पहले उसे जानते हैं, फिर कंपनी को जानते हैं, फिर प्रोडक्ट को जानते हैं। तो जिसको जानते हैं, जिसका वो एरिया होता है, वो उस जगह का मालिक हो जाता है। और जब वो मालिक हो जाता है तो आप समझिए वो अपना धंधा कर रहा है उस एरिया में बैठ करके, और उसने एक पैसा नहीं लगाया, उसने एक पैसे का रिस्क नहीं लिया, उसने अपनी कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, उसने माल बनाने में रिस्क नहीं लिया, सारी पेमेंट्स उसको नहीं लेनी है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेल्समैन से बढ़िया बढ़िया प्रोफेशन कोई नहीं है, क्योंकि वो बिना रिस्क उठाए एक्चुअली अपने मन का काम कर रहा होता है, और अपना 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 बिजनेस चलाने के बराबर होता है। दैट्स अ वेरी लकी जॉब। फर्क सिर्फ ये होता है कि हम उसको क्या उसी ओनरशिप के साथ करते या नहीं करते, इसके बारे में बात करें। राइट, सो वेरी इंटरेस्टिंग सर। ये नया ही पर्सपेक्टिव आपने शेयर किया है कि अगर हम उस काम को भी अपना काम समझ के करेंगे, यस दिस इज माय बिजनेस, तो एक जो आउटपुट आएगी और एक जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा वो एक नेक्स्ट लेवल ही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम श्योर ऑफ दैट। राइट, सो सर, सीक्रेट्स लाइक सेल्स के लिए बहुत लोग ट्राई करते हैं, बहुत लोग एफर्ट डालते हैं, बट
आपका क्या सीक्रेट है कि डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल, बट अगर आप एक ओवरव्यू सो दैट हम इस पूरे सेशन की एक टोन सेट कर सके, सेल्स का क्या सीक्रेट है सेल्स इंक्रीज करने का? सिर्फ एक ही है जी, और कोई नहीं है। जब तक हम जी। अपने कस्टमर को सबसे पहले रखेंगे तब तक हमें सक्सेस मिलेगी। इट इज द कस्टमर फर्स्ट, इट इज ऑल अबाउट कस्टमर। हम समझते हैं सेल्स का मतलब है अपना माल बेचना, गलत। राइट। हम सेल्स का मतलब है जो कस्टमर को चाहिए वो माल बेचना। तो जब तक हमारा फोकस कस्टमर पे रहेगा, उसकी ज़रूरतों पे रहेगा, उसके फ्रेमवर्क पे रहेगा, तब तक हम सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बन सकते हैं। अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो वो सेल्स नहीं है। सीक्रेट एक ही है। बाकी ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें होंगी कि बहुत सारे टिप्स होंगे, बहुत सारे टूल्स होंगे, लेकिन आपने मुझसे एक मंत्र मांगा तो मेरे लिए मंत्र है कस्टमर फर्स्ट। कीप योर फोकस ऑन कस्टमर एंड देन यू आर अ विनर। So सर, ब्रांड इज ऑलवेज ए बज़वर्ड। कभी भी हम बात करते हैं, आजकल पर्सनल ब्रांड भी एक बज़वर्ड हो गया है। डेफिनेटली कंपनी का एक जो ब्रांड होता है दैट्स अ बज़वर्ड, बट हाउ टू बिल्ड ए ब्रांड जिसे जो आप एक सेल्स है वो ऑटो पायलट में आ जाए? बिकॉज मैं आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम लॉन्ग टाइम। मैं आपका ब्रांड बज़ को देखा, मैंने फर्स्ट टाइम आई केम टू नो अबाउट यू थ्रू ब्रांड बज़, नॉट थ्रू ओके राजीव नारायण। ओके, या आपने किसी कंपनी के लिए कोई कैंपेन की थी, उन कंपनी ने आपका थैंक यू लिखा था, थैंक यू ब्रांड बज़ फॉर दिस इनोवेटिव campaign. I don't remember which it was for oh is some it lubricant wow company. Yeah, okay it's almost 4 years back. I was okay doing some project for some lubricant company, competitor okay of that company. So got to know about your brand. Then I connected to you on Facebook. So it's been almost three and oh a half yeah 3 years, long time. So okay like that. So ब्रांड बिल्डिंग से जो कस्टमर्स हैं वो ऑटो पायलट में आते हैं, ऐसा बोलते हैं कि बस एक बार आपका ब्रांड एस्टैब्लिश। So what is your input on it, sir? What is your advice? कि कैसे ब्रांड को ऐसा एस्टैब्लिश करें? जो बिजनेस ओनर, स्पेशली स्मॉल बिजनेस ओनर्स, वो सिर्फ सेल्स पे फोकस करते हैं। वो लोग, उनको लगता है कि धंधा कर लो, बस बेच दो, काम हो गया, ट्रांजैक्शन डन। They do not spend time on brand building. So what is your advice on it? सी आई मीन ऑफ कोर्स मैं तो ब्रांड बिल्डिंग के बिजनेस में हूँ पिछले 30 साल से, तो मेरे लिए तो वही रोजी रोटी है और उसी से रास्ते खुलते हैं। देखिए क्या हो गया आज की डेट में ना, ऑफ कोर्स आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दैट हम सब लोग मानते हैं कि आप मार्केट में जाइए, मार्केट में सब काम हो जाएगा, माल बिकते बिकते ब्रांड बन जाएगा। लेकिन अगर आज आप नोटिस करें कि जितने सारे ब्रांड्स हैं, जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, जितने सारे आई मीन आप उस टाइम को याद करें, मैं एक बार थोड़े से कुछ साल पीछे लेके जाना चाहता हूँ, जब चाइना के मटेरियल ने इन्वेड किया था इंडिया में। जी, मतलब जी, सारे लोग, सब चाइना का माल आता था, और तब क्या होता था, हम बहुत ऑर्गेनाइज नहीं होते थे। जी, इंडियन प्लेयर्स भी अनऑर्गेनाइज ढंग से काम करते थे, और जब वो अनऑर्गेनाइज ढंग से काम करते थे तो क्या होता था कि चाइना का एक ब्रांड आता था। मुझे याद है, मैं ना एक मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी के लिए एग्जांपल देके बताऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियरली आपके राइट, लोगों को, आपके विजिटर्स को, ऑडियंस को क्लियर हो जाएगा। मैं एक मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी के लिए काम करता था, 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और उनके पास वो भी कुछ चाइना से लाते थे, कुछ यहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो जितनी बार वो लाते थे उसके पीछे पीछे चाइना के 4 ब्रांड और आते थे, और वो ब्रांड बन के अपनी सारी बातें करके जाते थे और उसके बाद निकल जाते थे। और इनके ब्रांड को हमेशा वो, मतलब इनके प्रोडक्ट लाइन को बस बिकना ही होता था, और जो ऑटोमेटिकली बिकने की कोशिश कर रहा था। फिर एक समय आया जब उन्होंने कहा कि मुझे भी ब्रांड बनना है ना। ब्रांड बनने का पर्पस क्या था? ब्रांड बनने का पर्पस ये था कि आपकी एक क्रेडिबिलिटी ऐड करना। जी, तो जो ब्रांडिंग से काम होता है वो होता है क्रेडिबिलिटी। इतने सारी चीजें कंज्यूमर के साथ के दिमाग में हैं, इतने सारे ब्रांड्स वो जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप ब्रांड बिल्डिंग पे काम करते हैं, यानी विजिबिलिटी पे काम करते हैं, दिखने पे काम करते हैं, तो क्रेडिबिलिटी अपने आप आती है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगा जो बहुत रिलेटेड है सेल्स के साथ, हम सेल्स और मार्केटिंग को दो अलग अलग चीजें देखते हैं, जबकि वो बिल्कुल ऐसे जुड़ी हुई चीज है। राइट, इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे रिले रेस होती है, आप जी, चार लोग भागते राइट, हैं, उनके हाथ में बैटन होता है, तो बैटन राइट, लेके जाते हैं, दूसरे के हाथ में देते हैं, फिर वो और तेजी से भागता है। तो मुझे लगता है मार्केटिंग से शुरू होती है रेस। मार्केटिंग के हाथ में वो बैटन होता है जो क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है, विजिबिलिटी करता है, डिमांड जनरेशन पे काम करता है। वो अपने बारे में कस्टमर्स को यानी प्रोस्पेक्ट्स को बताता है, और जब उसके बाद डिमांड जनरेट हो तो सेल्स वाला उससे वो बैटन लेकर के फिर आके अपने स्किल्स के बेसिस पे सेल्स करता है। और जब वो सेल्स कर रहा होता है प्रोसेस, क्योंकि सेल्स का राइट, प्रोसेस ऐसा तो नहीं है कि आज गए और हो जाएगा। खास तौर पे जब हम हाई टिकट सेल्स की बात करते हैं, जब बिजनेस टू बिजनेस की बात करते हैं, तो हाथों हाथ तो चीजें होती नहीं है। तो है नहीं कि हमने जाके मार्केट में गए तो या तो अंकल चिप्स ले लिया, नहीं तो लेज ले लिया, ऐसा नहीं है। तो जब हम B2B की बात करते हैं तो वो एक डिफरेंट अप्रोच होती है, और उसमें टाइम लगता है।
और जिस दौरान में वो सारी सेल्स का प्रोसेस चल रहा होता है, उसमें साथ साथ मार्केटिंग, और खासतौर पे अब जब से डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, वो साथ साथ विजिबिलिटी पे काम करते रहते हैं, क्रेडिबिलिटी बिल्डअप करने पे काम करते रहते हैं, और सारे ऑप्शंस पे काम करते रहते हैं। तो इस वक्त वो दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं। सेल्स वाले और मार्केटिंग वालों को वो इंटीग्रेट होके काम करना पड़ेगा। और आजकल मैं देखता हूँ कि ये चैलेंज बहुत ज्यादा भी आता है कि क्या होता है, मार्केटिंग वाले लोग अलग काम कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास एक सेट पैटर्न है, और सेल्स वाले अलग काम कर रहे हैं क्योंकि उनको माल बेचना है। जिस दिन ये दोनों जुड़ जाते हैं ना, रिजल्ट्स उस दिन आने शुरू होते हैं। राइट, सो मेरा भी सर बड़ा ये इसी से रिलेटेड एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं पूछना चाह रहा था, मेरे ऑडियंस साइड से एक क्वेश्चन आया है आपके लिए कि मार्केटिंग तो डायनामिक डोमेन है, मार्केटिंग में डेली नया कुछ इनोवेटिव आ रहा है। आप एक कंपनी का क्या मार्केटिंग जो प्लान होता है, ईयर बिगिनिंग में वो मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, वो एग्जीक्यूशन रखते हैं कि हाँ यहाँ हम एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये हम मैगजीन में प्रिंट ऐड करेंगे, ये सोशल मीडिया हमारा कैंपेन इस टाइप का रहेगा। लेकिन जब वो मार्केट में एक्चुअल जाते हैं तो कॉम्पिटिटर कुछ और बड़ा, कुछ और इनोवेटिव लेके आ जाता है। सो हमेशा रेलेवेंट कैसे रहा है मार्केटिंग में? हाउ वन कंपनी कैन बी रिलेटेबल? देखिए, हर एक के हर सो मार्केट इज नथिंग एल्स बट अ बैटल ग्राउंड, राइट? युद्ध क्षेत्र है वो, जहाँ पे हम सब जा के अपना कर्म करते हैं। तो वो कर्म भूमि है, युद्ध भूमि कहिए, कुछ भी कहिए उसको। और वहाँ पे जितने भी सेनाएं काम करती हैं, अलग अलग कंपनियां काम करती हैं, उन सबकी अलग अलग ताकतें होती हैं, करेक्ट? किसी के पास पैसा होता है, प्रोडक्ट भी होता है, सब कुछ होता है, और उसके हिसाब से वो काम कर रहे होते हैं। कुछ नए, स्पेशली जो ये प्रॉब्लम्स आपने जो पूछी है, वो ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है स्टार्टअप्स के लिए, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एसएमईज के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो उसमें ना 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ब्रांड, में फिर से बोलता हूँ, ब्रांड अपने आप में एक अलग से कोई चीज नहीं है, वो सेल्स के साथ जुड़ी हुई एक चीज है। अगर दोनों साथ में जुड़ के काम करते हैं तो ही होता है। तो पहली बात तो ये कि जब मार्केटिंग का कोई काम हो, वो सेल्स वालों को पता हो, और सेल्स वाले उसको मार्केट में जाके भुनाए इज द वर्ड, उसको एनकैश करें। यानी उसके बारे में अगर आपने जैसे भी एग्जीबिशन का बात लिया या प्रिंट की बात करी आपने, कि आप लोगों ने प्लान भी किया, आपने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन आपने अपने उसी जिस जगह में, जिस सिटी में पार्टिसिपेट कर रहे उधर के डीलर्स को ही नहीं बताया, वहां पे आपने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो वहां पे वो जब इस तरह की बातें होती है तो गैप्स आते हैं। तो यू आर राइट कि मार्केटिंग इज अ वेरी डायनामिक थिंग, और स्पेशली अब 360 डिग्री की जो हम बात करते हैं, सोशल मीडिया पे भी है, पॉइंट ऑफ परचेज पे भी है, आज ऑनलाइन मार्केटिंग अलग हो गई है, ऑफलाइन मार्केटिंग अलग हो गई है। तो बहुत सारी चीजों का मिक्स बना के रखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन सिर्फ उसमें जो मोटी बात यही है कि जब एक तो हमें दोनों में साथ लेके चलना है, और आपको अपना बजट मालूम है कि आपने कितना खर्च करना है। बस आपको ये देखना होगा कि बजट को आप कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई एग्जांपल दूं? हाँ, चलिए एग्जांपल देके बात करते हैं। तो हमारी मेरे एक क्लाइंट है, एएपीएल एब्रो के नाम से, और उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, व्हाइट ग्लू में। अब उसमें उसका नाम था ज़ोरो बॉन्ड, है उसका नाम है ज़ोरो बॉन्ड, और उसकी पंचलाइन तैयार की गई, ज़ोरो बॉन्ड छोड़े ना छूटे। रादर उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ज़ोरो बॉन्ड, ज़ोरो जिद्दी है, छोड़े ना छूटे। तो उस दिन जब हमने किया, ज़ोरो जिद्दी है, क्योंकि ये ग्लू है, एडहेसिव है, तो उसका जिद्दी होना भी जरूरी है, और उसका ना छूटना भी जरूरी है। अब हमारे पास इतने सारा बजट नहीं है, ना था, और ना शायद उस बहुत नियर फ्यूचर में होगा कि हम उसके ऊपर बहुत एडवर्टाइज कर सके। और खासतौर पे जब हम लीडर्स को देखते हैं, तो लीडर्स बहुत पुराने स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, करेक्ट? तो उन ब्रांड्स को सामने जब हम रखते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, कि हमारे पास बजट भी ज्यादा नहीं है, लेकिन हम अपनी धीरे धीरे अपनी पहचान बनाते रहे। अब उसमें हमें एक चीज चाहिए थी, वो चाहिए थी क्रेडिबिलिटी। तो थैंकफुली हमारे पास हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे मिस्टर कपिल देव, तो उनकी फोटो भी ब्रांड में आ गई, उनकी एडवर्टाइजिंग में, उनकी बातचीत में, उनकी पीओवी मीटिंग में उनकी फोटो आई, तो एक पॉइंट ऑफ क्रेडिबिलिटी ऐड हो गया। लेकिन क्या होता है कि फिर भी एडवर्टाइजिंग का काम एडवर्टाइजिंग करती है, हमारे पास एडवर्टाइजिंग का बजट नहीं है। तो हम लोगों ने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया, कहानी जिद की, जिसका मतलब ये था कि क्योंकि जोरो जिद्दी है, छोड़े ना छूटे, तो क्या आप भी जिद्दी हैं, और आपकी क्या कोई कहानी है जिसके बारे में, जो आपने नहीं छोड़ी और आपने उसकी वजह से कोई सक्सेस पाई? ये बड़ी बड़ी कहानियां नहीं, छोटी छोटी कहानी है। तो छोटी छोटी कहानियों को हमने लोगों से शेयर करने की बात की, और ऑनलाइन स्पेस अब हो गई, तो ऑनलाइन पे अब हमारे पास इंटरनेट, हम इसको 3 साल से चला रहे हैं,
और इसके ऊपर मतलब इंटरनेशनली हमारे पास उसकी पार्टिसिपेशन आती है, लोग अपने इंस्पिरेशनल स्टोरी भेजते हैं जिसमें ये भी लिखा होता है कि कैसे मैंने अपना 60 किलो वेट कम किया 2 साल में, ये भी उसमें ही है, करेक्ट। या किसी ने रैक्स टू रिचेस स्टोरी सुनाई अपनी, या ये बताया कि जो मैं चाहता था वो मैंने किया। होता क्या है कि हमने बस उसमें साथ में जोड़ने की कोशिश की। तो पॉइंट यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ, और मेरा फेवरेट कैंपेन है, इसलिए मैं हर हर बार ये बारे में जरूर बात करता हूँ कि ये वो इनोवेटिव थॉट है कि जिसमें आप ज्यादा पैसा लगाए बिना अलाइव और रेलेवेंट रह सकते हैं। ग्रेट, वेरी इंटरेस्टिंग सर, बिकॉज क्या है इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, जो भी लोग थे एंगेजमेंट हुआ, एंगेजमेंट हुआ, लोग हाँ, इन्वॉल्व हुए, लोगों को लगा ठीक है दिस इज अ कैंपेन, मेरे को करेक्ट, अपनी स्टोरी सुनाने का मौका मिल रहा है। एंड जब करेक्ट, वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो वो 50 लोगों को बताते हैं कि हाँ मेरी स्टोरी करेक्ट, यहाँ पे फीचर हुई है, ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली। ब्रांड अवेयरनेस आ रही है। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट होगा, क्योंकि ओवरनाइट करने के लिए आपको भी बहुत ज्यादा पेड एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, जी लेकिन एक छोटा सा इनोवेटिव थॉट प्रोसेस है। और एंगेजमेंट के जितने ज्यादा हम चीजें ढूंढते, और लेट मी टेल यू, थैंक्स टू ऑनलाइन आज एंगेजमेंट के बहुत सारे ऑर्गेनिक तरीके मिल गए हैं जिसमें आपको बहुत पैसा नहीं लगाना पड़ता। टेक्नोलॉजी ने हमारी ये मदद तो जरूर की है। राइट राइट सर, अभी लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग एंड सेल्स, सो डेफिनेटली बोलते हैं सेल्स जब बढ़ानी है तो आपको अपना प्रोस्पेक्टिंग बढ़ानी चाहिए, राइट। हाँ हाँ। सो बट क्या होता है प्रोस्पेक्टिंग के लिए लाइक जो कन्वेंशनल वेज हैं, कोल्ड कॉलिंग, ईमेल लिस्ट, हम्म। जो सेल्स पर्सन है वो ट्राई भी करते हैं, दे जब वो नया नया ज्वाइन करते हैं दे पुश देमसेल्फ हार्ड कि नहीं ठीक है मुझे सेल्स कॉल करने हैं, मुझे विजिट्स करने हैं, रैंडम विजिट्स करने हैं। बट एक थोड़े टाइम बाद ना एक मोमेंटम ड्रॉप हो जाता है, उनको लगता है नहीं मेरे से कोई ले ही नहीं रहा, मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? ये तो अच्छी बात है। ऑलराइट, सो देखिए, अब ये सेल्स और मार्केटिंग के नजरिए से अगर दोनों को भी इस डिस्कशन को, इस क्वेश्चन को हम दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। पहले तो मार्केटिंग वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम ईमेलिंग की बात करते हैं या हम मैसेजिंग की बात करते हैं तो वो कंटेंट के बारे में है कि कंटेंट कितना पावरफुल है, कंटेंट कितना एंगेजिंग है, उसको कैसे प्रेजेंट किया गया है, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए भी हम उस वाले एस्पेक्ट को नहीं छोड़ते, क्योंकि वहां पे सेल्स पर्सन की कोई स्किल यूज नहीं हो रही है, राइट। तो जहां पे सेल्स पर्सन की स्किल यूज हो रही है वो है उनकी कॉलिंग। तो सबसे पहले तो मैं ये बोल देता हूं कि जो आप बोल रहे हैं कि हम सोचते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग करते करते हम थक जाते हैं, तो जिंदगी का सबसे बड़ा रूल है, ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिंग, ऑलवेज। कोई अपनी आंखें कान सब खोल के रखे और देखते रहे कि सुनते रहे कि कहाँ पे मेरे लिए अपॉर्चुनिटी या धंधा करने की। राइट आप अगर सेल्स में हैं तो आपका ये काम है, ये आपका धर्म है, राइट। यही आपने करना है कि ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके कौन से बिजनेस साइकिल में से क्या जाने वाला है और क्या आने वाला है। तो आपको हमेशा देखते रहने कि क्या कहीं पे कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है बिजनेस की, सेल्स करने की। तो ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिंग। अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जब हम प्रोस्पेक्ट करना शुरू करते हैं तो हमारे को जब हर बार उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसमें इसमें मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आदमी हूँ, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने से शुरू करते हैं। जी क्या होता है कि हमें ये नहीं पता कि हम जब बोलते हैं कि हमारी क्लाइंट हमसे क्लाइंट माल ले नहीं रहा या हम क्लाइंट को बेच नहीं पा रहे, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और अब क्योंकि अगर सेल्समैन हम हैं और हमें नौकरी वही कर रहे हैं और हमें उसी की सैलरी मिल रही है, उसी के इंसेंटिव मिल रहे हैं, तो उसको बेचने की जिम्मेदारी हमारी, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो हम ये ना बोले कि वो हमसे नहीं खरीद रहा या वो हमारी बात नहीं सुन रहा, क्या हम अपनी बात ठीक से बता रहे हैं? क्या हमने जब उसकी शुरुआत की, तो जब हमने उसकी बात की शुरुआत की, और ये बड़ा कॉमन है, आप खुद एज ए कस्टमर देखिए, एज ए प्रोस्पेक्ट देखिए, जब आपको बैंक से फोन आते हैं, कॉल सेंटर से फोन आते हैं और कहते हैं सर आप राजीव नारंग बोल रहे हैं? हाँ जी। तो सर मैं आईडीएफसी बैंक से बोल रहा हूँ कि आपके लोन के बारे में बात करनी थी, और आपका मूड ज्यादा खराब हो तो आप कहते हो कि आपको चाहिए, यही पूछते हो आप? या फिर पूछते हो कि अच्छा वापस तो नहीं मांगोगे? तो you get, we ourselves become so ridiculous in answering सेल्स पीपल कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं, आई मीन दिस इज नॉट फेयर। खुद सेल्स के लोग होकर के हम कैसे जवाब दे रहे हैं? लेकिन लेकिन क्या सच में हर बार जरूरी है कि वो बैंक वाले फोन करके नाम पूछ के यही बोलेंगे जी मैं आईडीएफसी से बात कर रहा हूँ और आपके लोन के बारे में बात कर रहे हैं? क्या सच में हमेशा वो यही बोलना होगा? क्या जिंदगी भर यही स्क्रिप्ट रहेगी हमारी, या हम स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव कर सकते हैं? क्योंकि वो वहां पे मास का काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए वो बड़ा मैकेनिकल सा काम हो गया है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहां मास
मतलब ठीक है ज्यादा बेचना चाहते हैं, लेकिन आपके हाथ में आपको रोज 100 कॉल्स नहीं करनी है, आपको हाथ में आपके 50 कॉल्स करके या 20 कॉल्स या 25 या 30 कॉल्स करनी है, और आपको इंश्योर करने कि 2 लोग बस मेरी बात सुन ले ठीक से, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपको शायद देखिए, हम जब ये बोलते हैं, अगर मैं सोचिए मैं आपसे अभी इतनी देर से बात कर रहा हूँ और अगर मैं शुरुआत ऐसे करता, हाँ जी मेरा नाम राजीव नारंग है, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, 30 साल से मैंने ये किया, उसका मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने किताब लिखी, मेरी किताब बहुत अच्छी चल रही है, और मैं अपने बारे में ज्ञान बांटता जा रहा हूँ। आप मुझे बताइए, अगर आपके जो यहाँ पे ऑडियंस है वो मुझे कितनी देर तक बर्दाश्त करेंगे? वो कहते हैं ये इंटरव्यू तो हो रही थी हमारे लिए हो रही थी, ये बातें तो अपनी कर रहे हैं, इनको तो हम वैसे ही देख लेते अगर हमें देखना होता तो। राइट, करेक्ट। राइट। तो क्या हो रहा है, तो इस पूरे गेम में जो हमने ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग जनरली अपने बारे से शुरू करते हैं बातचीत। ऑफ कोर्स अपना नाम बताना कंपलसरी है और ये बताना भी कंपलसरी है कहाँ से है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इस वक्त हेलो मेरा नाम राजीव नारंग है, मैं 30 साल से कुछ ऐसे ब्रांड्स बना चुका हूं कि अगर आप मेरे साथ बात करेंगे तो शायद मैं आपके ब्रांड में भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकूंगा। इंटरेस्टिंग, मतलब एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है। क्यूरियोसिटी के नहीं, ये उसके बारे में बात हो रही है, उसके फायदे के बारे में बात हो रही है। आप एक बार अपने मन में सब लोग सोचिए कि जब आप कोई भी चीज क्यों खरीदते हैं, यस ऑफ कोर्स उसकी जरूरत होती है इसलिए, लेकिन आपने कुछ कमीज क्यों खरीदते हैं, या आप किसकी तरफ, बहुत सारे ब्रांड्स अगर कमीजें मिल रही हो तो आप किसकी तरफ ज्यादा जाएंगे? एक जो आपके टेस्ट की होगी, लेकिन आपके टेस्ट में तो 4 आ गई, 4 अलग अलग ब्रांड्स है, आप कौन सी लेंगे? तो फिर आपने देखा अरे एक पे ना 30% ऑफ मिल रहा था, तो आप लगता है चलिए तो आज ये फायदा तो ले लूं। तो कोई भी कस्टमर, और खास तौर पे अगर मैं B2B स्पेस में जाऊं, कोई भी कस्टमर आपसे सिर्फ इसीलिए माल लेता है, या सिर्फ इसलिए बोलना शायद गलत होगा, कि या तो उसकी कुछ बचत हो रही है या उसको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। आज के डेट में आपके पास प्रोडक्ट के ऊपर कोई टेक्निकल एडवांटेज कितनी है, और इन सब के बीच में गेम आती है, एक वर्ड है जिसको मैं कहूंगा बेनिफिट्स, कि हम अपने बारे में बात कम करके अगर उसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं तो बहुत उम्मीद है कि हो। मुझे याद है मेरी वर्कशॉप पे ना ये एक 1 मिनट प्रेजेंटेशन, ओपनिंग लाइन प्रेजेंटेशन सेशन होता है, तो जिसमें ना हर व्यक्ति को एक मिनट की प्रेजेंटेशन करनी होती है अपने अपने। तो हमने एक बार किया कि एक प्रोडक्ट पर एक पर्टिकुलर लोग, टी-शर्ट बनाने वाली कंपनी के आप सेल्स पर्सन है, राइट, और आपने अच्छे काम किए हुए, 15 साल से काम कर रहे हैं, और आपने स्पोर्ट्स कंपनीज के लिए और अपने अच्छी टीम्स के लिए, अच्छे कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए आपने काम किया हुआ है। अब आपने लेकिन कॉल करनी और अलग अलग लोगों से आपने बात करनी है, और आपने बात करके क्या लिखा, तो लोग यही लिखते हैं मेरा नाम राजीव नारंग है, मैं इतने साल 15 साल से हम काम कर रहे हैं, क्या आपका कोई इंटरेस्ट होगा, आपसे मिलना चाहेंगे आपको बताने के लिए कि टी शर्ट, नहीं अभी हमारे पास टी शर्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हम अपने वेंडर से बहुत खुश है, बात खत्म। यही होता है, यही होता है। तो ज्यादातर मतलब यही, वेंडर से खुश हूँ, हमारे को अभी नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यही। तो मुझे याद है कि एक व्यक्ति ने, और मैंने उसमें से हमने पुश किया था, तो किसी ने अगर कोई आपको जवाब देता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और अगर आप उसको आगे से फोन पे बोले ओ वंडरफुल, सिंपली बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू शुड बी टॉकिंग टू मी, ये कैसे होगा? यस, just simply because you're not interested you should be talking to me, because there have been organizations who said earlier that they are not interested, but right now they are my biggest customers and very happy customers. So आपको स्टोरी में, स्क्रिप्ट में ट्विस्ट चाहिए, लेकिन वो आपके बारे में नहीं होना चाहिए. So if your opening line is about them, then this is the time when it actually starts happening in your favor. और trust me, बहुत सारे लोग, ये देखो इतने सारे लोग हैं बेचने वाले और बहुत सारे लोग हैं खरीदने वाले, कभी कभी टाइमिंग मैच होती है, तो इसलिए अपनी कोशिश नहीं हारनी है. यू डोंट हैव टू क्विट कि नहीं मुझसे नहीं होता क्योंकि मुझसे कोई लेता नहीं है. अपने अंदर तलाशना पड़ेगा, अपनी स्क्रिप्ट देखनी पड़ेगी, अपना वे ऑफ बीइंग देखना पड़ेगा, और कितने पक्का अपने मन बना रखा है कि मैं इस कंपनी का ओनर हूं, मैंने इस माल को बेचना है, उसके लिए क्या करूंगा. और मैं कभी कभी आपके ऑडियंस यंगस्टर्स हैं, तो जैसे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए जितने हम शिद्दत से काम सोचते हैं उनके तक पहुंचने के लिए सेम एग्जैक्टली ये सेल्स में कर लीजिए, सक्सेस मिल जाएगी. ग्रेट. सर एक क्वेश्चन मेरे को इससे अपोजिट आ रहा है. आई विल आस्क दैट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट आई वांट टू वेलकम द ऑडियंस.
क्योंकि काफी टाइम से हम बात कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, वीआईपी बॉय रठोड़ा, सक्षम भाटिया, आई वेलकम यू ऑल। एंड जिन लोगों ने कमेंट्स नहीं किए, ऑलमोस्ट अभी 13-14 लोग हमें देख रहे हैं, बीच में से 15-16 लोग भी हुए थे। सो आई वांट टू वेलकम एवरीबॉडी एंड थैंक कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। अब काफी सारे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी वैल्यूएबल नॉलेज सर शेयर कर रहे हैं, तो लास्ट तक आप हमारे साथ जुड़े रहना। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूँ, और आप लोगों का भी कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए हमें, एंड आई विल आस्क दैट क्वेश्चन टू राजीव सर, और क्वेश्चन रेलेवेंट होगा तो सर भी आपको आंसर उसका जरूर देंगे। मैं सब क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ग्रेट। एंड वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। या ओके, सो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि काफी बार क्या होता है, हम गलत पर्सन को अप्रोच कर रहे होते हैं। वी डू नॉट नो हु इज आवर कस्टमर, हु इज आवर नॉट। वो बहुत जरूरी है, बिकॉज एक सेल्स पर्सन के पास लिमिटेड टाइम है, कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। अगर वो रिसोर्सेज गलत डायरेक्शन में लगेंगे तो आउटपुट नहीं आ पाएगा। सो हाउ टू आइडेंटिफाई एट अर्ली स्टेज हु इज आवर कस्टमर, हु इज नॉट? सो पहले तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रोस्पेक्टिंग का प्रोसेस है, करेक्ट। और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा होता है कि किस पे अपना टाइम लगाऊं, इन्वेस्ट करूं नहीं करूं। तो ये ना प्रोस्पेक्टिंग जो मैं बोल रहा हूँ, ऑलवेज भी प्रोस्पेक्टिंग तब लगता है कि अरे, तो अगर सपोज करिए कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी हो, तो उसको तो हर दुकान पे चिप्स बिकता है, तो कहता है जहां जहां लेज मिलता है वहां वहां मेरा चिप्स होना चाहिए। पर हर कोई जरूरी नहीं कि वैसा हो। सिमिलरली अगर हम कंज्यूमर की बात करें या B2B में बात करें, तो हमारे पास जितने भी चीजें करने वाले, खरीदने वाले लोग, लगता है सारा यूनिवर्स हमारा है, लेकिन वो जरूरी नहीं होता। तो उसके लिए एक सिंपल टेक्नोलॉजी है, मतलब एक सिंपल रूल प्रिंसिपल्स हैं, पैरामीटर्स हैं। उसके बारे में मैंने अपने बुक में भी लिखा है, जिसको हम कहते हैं बैंड टेक्नोलॉजी, BANT, जिसमें B फॉर बजट, A फॉर अथॉरिटी, N फॉर नीड एंड T फॉर टाइमलाइन है। ये 4 चीजें हैं जिन पे हमें अपनी सारी की सारी लीड्स को क्वालिफाई करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि हमारे पास कौन है। मैं ऐसे बताता हूँ कि देखिए, हर एक के पास जो भी हमारे पास हमें प्रॉस्पेक्ट्स या लीड्स मिलते हैं, उन लीड्स को हमें जब देखते हैं तो किसी के पास बजट होगा, लेकिन टाइम नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं होगी, आज उस चीज की जरूरत नहीं है जो हम बेच रहे हैं। किसी के पास टाइम भी होगा, अब टाइम भी है कि आज ही खरीदना है, बजट भी है, उसकी जरूरत भी है, लेकिन हम सही बंदे से बात नहीं करें क्योंकि वो डिसीजन मेकर नहीं है, राइट। तो और सिमिलरली आज की डेट में वो हम सही डिसीजन मेकर से भी, हम कंपनी के मालिक से बात कर रहे हैं, उसके पास बजट भी लग रहा होगा, उसको आज चाहिए भी हो सकता है, सॉरी आज मतलब हम सही टाइम पे उससे मिले, लेकिन आज उसको जरूरत नहीं बोल रहा कि मेरे पास अगले 4 महीने का स्टॉक पड़ा है यार, जब मेरे पास 1 महीने का स्टॉक होगा मैं तब बात करूंगा। तो तब हम उसको अलग ढंग से हैंडल करेंगे, लेकिन ये तब होगा। तो अपनी जो भी आपको लीड मिलती है या जो आपको लगता है कि ये हो सकता है, मुझे लगता है कि इन 4 पैरामीटर्स पे उसको जज करना चाहिए, बजट, अथॉरिटी, नीड और टाइमलाइन पे। और उसके बेसिस पे हमें अपनी लीड्स को हॉट, वार्म और कोल्ड में डिवाइड कर देना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो हॉट लीड्स हैं, जिनमें से अगर सपोज करो कि चारों के चारों पैरामीटर्स में कोई खरा उतर रहा है, या चलिए एक में खरा नहीं उतर रहा, तो उसको आप हॉट में डाल देंगे, 2 में होगा तो उसको आप वार्म में डाल देंगे, लेकिन 1 और उससे कम होगा तो वो कोल्ड में चला जाएगा। तो आपके वो डेटा में तो रहेगा, आप उनके साथ उनको हैप्पी न्यू ईयर भी करेंगे, हैप्पी दिवाली भी करेंगे, मेरी क्रिसमस भी करेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन उनके पास जरूरी नहीं कि उनको आप पीछा करेंगे या उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यू विल बी मैनेजिंग योर टाइम अकॉर्डिंगली। तो जितने रिसोर्सेज कंपनी के पास है या जितने के टाइम एक सेल्स पर्सन के पास है, वो उसके अकॉर्डिंगली अपने लीड्स पे काम कर सकता है। ये सुनने में थ्योरेटिकल है, मैं ये भी बताता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैं अपने एज अ कंसल्टेंट में जब अपने प्रोस्पेक्ट से बात करता हूँ, जब मुझे लगता है कि यार हम ना बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, ये एक स्टेटमेंट है, जब कंसल्टेंट से बात होती है ना, तो कंपनी के ओनर्स, प्रमोटर्स, क्योंकि मेरा उठना बैठना उन प्रमोटर्स के साथ है या सीईओ के साथ है, तो वो अपने बड़े वाली विजन सुनाते हैं, करेक्ट। अब जब मैं विजन की बात देखता हूँ किसी की, तो विजन तो होती है कि जो ठीक है ये करना है, और हम ये भी समझते हैं कि उनकी बैकग्राउंड्स में, उनके अभी तक के किए हुए कामों में कहाँ पे क्या है, और फिर अल्टीमेटली आगे बात आती है, भैया बजट होगा क्या, करेक्ट। तो उस तरह से हमें उसको मैनेज करके वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो ये, लेकिन वो पैरामीटर्स हमेशा वही रहेंगे, पैरामीटर्स को आप जरूर देखें। हम क्या होता है, देखिए आशीष, जब हम सेल्स में हो जाते हैं ना, तो हमें लगता है आज माल बेचना है, इतना नंबर टारगेट पूरा करना है, तो मेरे ये इंसेंटिव बन जाएगा जी। बहुत बढ़िया सोच है, लेकिन अगर आपने लगातार बेचना है और लगातार इंसेंटिव चाहिए और लगातार सक्सेस चाहिए, तो आपको प्रोसेस नहीं भूलना। प्रोसेसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं,
इनको डिवाइड करना, इनके बारे में नोट्स बनाना, इनको लिखना, इनके सेग्रीगेशन करना। नहीं तो क्या होगा, आपकी हॉट हो या वार्म हो या कोल्ड हो, सब पे आप उतना ही टाइम लगा रहे होंगे और शाम को कहेंगे अरे यार मेरी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं निकली। और आप ही नहीं कहेंगे, आपका बॉस भी कहेगा, गाली अलग देगा। गाली अलग देगा। राइट, गाली अलग देगा ना, यार यार तू क्या कर रहा है, तू टाइम वेस्ट कर रहा है। राइट। इसी क्वेश्चन के फॉलोअप में मैं कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा। आपने जैसे कहा कि प्रोसेसेस होने चाहिए, तो व्हाट इज द राइट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि एक प्रोस्पेक्ट से पेइंग कस्टमर आने के क्या स्टेपिंग स्टोन्स हो सकते हैं या क्या मेन स्टेप्स हो सकते हैं सर? तो आप मतलब सारी वर्कशॉप मेरी यहीं करा लोगे? ठीक है, मेरे मतलब ऑडियंस पैसे नहीं लगेंगे लेकिन इसे तो ठीक है, मतलब देखो ऐसा है कि ये ना ये प्रोसेस है। सो प्रोसेस इज नॉट एन अल्फाबेट कि ए के बाद बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। कभी कभी जंप भी करेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन इट्स अ लॉन्ग जर्नी। इट्स अ कंप्लीट थिंग दैट वन हैज टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये बटन दबाया तो ये रिएक्शन आ जाएगा। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजें, हमारे सॉफ्टवेयर सीआरएम्स वगैरह हमारी मदद करते हैं, हमारे लिए उसको अलाइव रखने में बहुत मदद करते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको बहुत सारी चीज, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं कह रहा हूँ ऑलवेज बी प्रोस्पेक्टिंग, तो आप इंश्योर करें, लेकिन उससे भी पहले आपको क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। आप अपने टारगेट को, आपको एक, आई मीन अब अप्रैल शुरू हुआ है, तो अगर आप में से जितने भी लोग सेल्स में हैं, उनको उनको टारगेट मिले होंगे, उनको एनुअल टारगेट मिला होगा, फिर उनको कहा होगा H1 हाफ फर्स्ट हाफ का और सेकेंड हाफ का टारगेट मिला होगा, फिर उसको डिवाइड करके क्वार्टरली बनाया होगा, फिर मंथली बनाया होगा। तो फाइनली आपके हाथ में आता है आपका मंथली टारगेट कि इस महीने आपने इतने की सेल करनी है, अगर वैल्यू में मिलता है, अगर वॉल्यूम में मिलता है तो इतने यूनिट्स आपने बेचने हैं, जो माल आप बेच रहे हैं। और उसके बेसिस पे आपका इंसेंटिव प्रोग्राम डिफाइन होता है, आपके ऊपर सारी की सारी सपोर्ट सिस्टम पैदा होते हैं। तो जब आपको ये मालूम होता है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके ये जो 30 दिन का टारगेट है, जो 1 महीने का टारगेट है, उसको आप कैसे अचीव करने वाले हैं, उसका प्लान क्या है आपके पास। तो आपके कौन से कस्टमर्स हैं जो आपको ये दे सकते हैं, इसको अचीव करा सकते हैं। क्या इसके लिए आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही आपका काम चल जाएगा या आपको नए कस्टमर भी चाहिए। तो चाहे मतलब ब्रॉडली आपको एक दिन अपनी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, बिना प्लानिंग के काम नहीं हो। तो प्लानिंग का, तो प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट है प्लानिंग। फिर जैसे मैंने आपको बैंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, तो आप अपनी लीड्स जो पैदा होती हैं उनको आप अलग अलग ढंग से पैरामीटर से देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक प्रोसेस है, वो है अपनी प्रेजेंटेशन का प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर आप क्या बताते हैं, क्या नहीं बताते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग जब एक जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में देते हैं, तो हम अपने फीचर्स के बारे में बात करते हैं, एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम बेनिफिट्स के बारे में बात नहीं करते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी हम बात करें, प्रेजेंटेशन करें, वो फैब हो, मतलब फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स में से बेनिफिट्स के बारे में हम बात करें। और उसके साथ साथ हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ एक कनेक्ट बना के रखें। देखिए क्या होता है कि जब हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं, तो वो तो हमारा रिलेशनशिप बनता है, पर हम उनको, वी कांट टेक देम फॉर ग्रांटेड, हमें उन पे भी लगातार बात करनी पड़ती है, लगातार काम करना पड़ता है। और खास तौर पे जो नए नए होते हैं, उनके साथ हमें अपना कनेक्ट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टमर को पिच कर रहा हूँ पिछले 4 महीने से, राइट। कंसल्टिंग का कस्टमर है, मेरा बहुत इच्छा है कि मैं उस ब्रांड, उस कंपनी के साथ काम करूं। उनकी बहुत मुझे पॉसिबिलिटीज नजर आती है, मुझे लगता है मैं बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और अभी तक हमारी सिर्फ एक, मतलब उनकी फैक्ट्री विजिट्स वगैरह हुई है और थोड़ी बातचीत हुई है, और उसके बाद लगता है कि अभी थोड़ा सा फिर ये कोविड आ गया तो अब मैं उनको रोज जाकर के उनको ये नहीं कहता प्लीज मुझसे बात करो। I can't pester them. I'm following them. I'm maintaining a relationship. जैसे अब आज मैंने ये आपके साथ ये इंटरव्यू था, तो मैंने इसका लिंक उनको भेजा, that I did. लेकिन इससे पहले अगर मैंने उनको भेजा होगा तो अप्रैल फर्स्ट वीक में उनसे बात की होगी। पर और ये नहीं है कि मैं उनको जाकर लिंक्डइन पे मैसेज छोड़ रहा हूँ, मैं फेसबुक पे मैसेज छोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझसे काम करो, मेरे को मिलना है, नथिंग लाइक दैट। सो हमें रिलेशनशिप बनाना है, हमें कनेक्ट करना है, लेकिन हमें उनको पेस्टर नहीं करना। तो आपके जो प्रोसेस में प्लानिंग से शुरू होकर के आपने अपने अपनी लीड्स को हॉट वार्म कोल्ड में किया, उसके बाद आपने अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्शंस भी आएंगी, उनको भी आप हैंडल करेंगे, और एक अपना रिलेशनशिप को बढ़ा के करें और अपने पूरे के पूरे रिसोर्सेज को सही से मैनेज करें। आई थिंक इसके ये प्रोसेसेस हैं। इससे ज्यादा इलेबोरेट मेरे हिसाब से अभी अगर इसमें बैठेंगे तो आई नीड कंप्लीटली 7 आवर्स, 7 घंटे की वर्कशॉप होती है मेरी। ग्रेट। सो अभी हम इसको बिल्कुल ब्रीफ ही रखेंगे, बिकॉज़ ऑडियंस के लिए भी उतना एकदम से इतना समझ पाना नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ वो माइंडसेट भी नहीं होता।
करेक्ट। एक जो लाइक इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपने बोला, उसमें मैं डेफिनेटली आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहूंगा, लेकिन बिफोर दैट मैंने आपकी जो बुक में देखा, डेफिनेटली इट इज वेरी वेल नोन थिंग, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट आपकी बुक में मेरे को बड़ा इनोवेटिव फॉर्मूला दिखाई दिया, 20x4 फॉर्मूला. सो व्हाट इज इट एंड हाउ इट हेल्प्स build reputation, build trust, and do sales? Okay, so let me start with a disagreement with you. Okay. So I disagree when you say first impression is the last impression. My disagreement is, and I say it should be, the first impression should be a lasting impression. It should not be the last one. It should stay with the person to whom you are dealing with. It has to be lasting impression. आपने पहली बार जो impression बताया जिसमें ये कहा ये बंदा काम का है जी, इससे काम करेंगे, इसका माल सही, इनकी कंपनी सही लग रही है, राइट, ये जो impression बनेगा ना, ये impression, और मैं सबसे पहले बंदा बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि सेल्स वाला सेल्स पर्सन है जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अगर है, अगर उसके साथ काम करने किसी ने इच्छा बना ली तो कंपनी के साथ काम हुई. और आपने नोटिस किया होगा काफी बार सेल्स पर्सन की बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जहां जहां वो मूव करते हैं क्लाइंट उनके साथ मूव करते हैं ना, करेक्ट. वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो इम्प्रेशन है, जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, वो लास्टिंग इम्प्रेशन होता है, वो लास्ट इम्प्रेशन नहीं होता कि कल खत्म हो जाएगा. तो पहला तो ये डिसएग्रीमेंट, तो आई विल गो बाय दैट, ठीक है. और दूसरा, अब जब आप बात करते हैं 20x4, ये मैंने अपने एक मेंटोर से सीखा था बहुत साल पहले जब मैं उनसे ट्रेनिंग लिया करता था. तो 20x4 क्या है, तो देयर आर 4 थिंग्स, ठीक है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट यू कॉल प्लानिंग. ओके, तो मैं बोलता हूँ कि जब हम प्रोसेस की बात कर रहे थे तो आपने लीड किया, आपने बात करी, आपने अपॉइंटमेंट लिया, सब कुछ किया, और आपने एक नए लीड पे जा रहे हैं, तो आपसे पहली बार ही किसी ने मिलना है, करेक्ट. अब आप वहां क्या करें या क्या होगा शुरुआती तौर पे, तो वो ये फॉर्मूला उसके बारे में. तो 20x4 मीन्स व्हाट, पहले तो ये समझ लेते हैं जी. 20x4 मीन्स टॉप 20 इंचेस, first 20 seconds, okay, first 20 steps and first 20 words. तो 20 का फॉर्मूला गेम है और 4 चीजें हैं. आई रिपीट, टॉप 20, द फर्स्ट 20 और द टॉप 20 बॉडी के इंचेस, करेक्ट, राइट. फर्स्ट 20 सेकंड्स जो आपके और उसके मिलने के बीच के या उससे वक्त के जो पहले 20 सेकंड होते हैं, वो 20 सेकंड, उस 20 सेकंड में उस दौरान जब आपका आना होता तो वो 20 स्टेप और पहले 20 शब्द. तो कई बार क्या होता है, वो पहले 20 स्टेप्स और पहले 20 सेकंड एक साथ हो रहे होते हैं, करेक्ट. तो ये उनके बारे में है. अब इसके बारे में क्विकली अगर एक्सप्लेन करूं तो ऑफ कोर्स पहले टॉप 20 इंचेस तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा अगर पीछे होकर दिखाऊं तो ये आपके टॉप 20 इंचेस होते हैं सिर से लेके पांव. तो बड़ा सिंपल है, जब आप किसी के पास जाएं तो प्रॉपरली ग्रूम होके जाएं. ये सिंपल सी बात है कि अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो कृपया करके आप फिजिकली भी प्रिपेयर होके जाएं, क्योंकि अगर आप अच्छे नहीं, मैं गुड लुक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नीट लुक्स की बात कर रहा हूं. तो अगर आप आज यू नो, आई मीन everyone is a good looking person, but everybody may not be as pleasant as accepted. वो क्या मतलब है, आपने, मैं देख रहा हूँ थोड़ी स्टबल रखी हुई है, करेक्ट. अब आप सोचिए कि आपकी स्टबल हो, आप सेल्स में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, आपने बढ़ा रखी है लेकिन ग्रूम्ड नहीं है, वो उसमें कर्ल्स बने हुए हैं, करेक्ट. तो आपकी ग्रूमिंग जरूरी है. आपने, मतलब सोचिए गर्मी का मौसम है, हर सेल्स वाले बाइक पे घूमते हैं, हेलमेट उतारा, आप किसी दुकान पे चढ़ने वाले, हेलमेट उतारा, क्या हाल है सर, जरा बताओ कौन हाथ मिलाने वाला है, कोई भी नहीं मिलाएगा लिटरली, ठीक है, राइट. तो मैं ये भी बोलता हूँ कि आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर अ स्मोकर, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग कि आपको स्मोक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर अगर स्मोक कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर जब आप मीटिंग में जा रहे हो तो उससे पहले माउथ फ्रेश निकालें, राइट. सो ये बड़ा बेसिक, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपका साफ दिखना, आपके टॉप 20 इंचेस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. आप गंदे नहीं दिख सकते हैं, आप साफ सुथरे दिखने चाहिए. तो ये इसके बारे में सिर्फ इतना सही बोलूंगा. और ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है द स्माइल. इफ यू कैन एक्चुअली स्माइल, जिंदगी में जो मर्जी हो रहा हो, लेकिन अगर आप एक मीटिंग में आए हैं तो आपकी स्माइल सब कुछ कवर कर सकती है और वो वापस आपको कॉन्फिडेंस दिला सकती है.
सो दैट इज टॉप 20 इंचेस। अब पहले 20 सेकंड में क्या होता है? पहले 20 सेकंड में होता है कि जब आप उनके आप किसी के साथ मीटिंग में गए हैं, आप उन्होंने ऑफिस में आपने एंटर करने को बोला है, अब वो कह रहे हैं हाँ बस अभी बुलाता हूँ, मतलब वो आप रिसेप्शन में घुसे हैं कि आई वांट टू मीट मिस्टर आशीष नारंग, कैन आई सी हिम? सर आई जस्ट इन्फॉर्म, प्लीज हैव अ सीट। ये जो इस वक्त के है, उसने फोन किया, मिस्टर नारंग आपसे राजीव जी मिलने आए हैं, तो हाँ हाँ भेजो। अब ये इसमें कितना टाइम लगा होगा? 20 सेकंड, 30 सेकंड ज्यादातर। और अगर इससे ज्यादा लग गया टाइम तो फिर तो और भी मजे आ जाएंगे आपके। मैं आपको जब बताऊंगा कि आपने इस 20 सेकंड में करना क्या है। तो इस 20 सेकंड में क्या करना होता है? आपने करना है अपने आजू बाजू ऑब्जर्व, करेक्ट। अब अगर आप मेरे पीछे देखें, अब मेरे पीछे आपको क्या क्या नजर आ रहा है? आपको किताबें नजर आ रही हैं, आपको ट्रॉफीज नजर आ रही है, आपको एक टीवी भी नजर आ रहा है, आपको एक प्लाट नजर आ रहा है, ये सब कुछ नजर आ रहा है। अब अगर आप चाहते, अगर हमारा ये वाला सेशन नहीं होता, हम एक थोड़ा इनफॉर्मल सेशन कर रहे होते, तो शायद आप मुझसे बात शुरू कर सकते थे ये कह के, अरे सर आप बहुत बुक्स पढ़ते हो, आप बहुत बुक्स पढ़ते हो, या सर आई कैन सी यू गॉट लॉट्स ऑफ अवार्ड्स, करेक्ट। अब आपको क्या मिला? आपको ये कन्वर्सेशन स्टार्टर मिला। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप ये पूछे आजकल सर कोविड ने बहुत मार लगा रखी है, ये बोलना जरूरी नहीं है। आपके लिए बोलना जरूरी नहीं है कि सर गर्मी बहुत हो गई है। आपके लिए मौसम की जानकारी जरूरी नहीं है। आपके लिए ये जरूरी है कि किसी आदमी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है, या आपके ऑफिस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके ऑफिस में आया एज अ सेल्स पर्सन, और मैंने आपसे बोला मिस्टर नारंग, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर, आई कैन सी दैट यू आर डूइंग सो वेल एंड आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट समथिंग देयर। मैंने किसके बारे में बात की? आपके बारे में, आपके बारे में बात की। तो जब मैंने आपके बारे में बात की, तो आप मेरे बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा सुनोगे, यू विल इन्वेस्ट योरसेल्फ ऑनटू मी। लेकिन जब हम ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं, तो हम जा करके एक्चुअली मौसम का हाल पूछते हैं, घर में सब ठीक है, भाभी जी ठीक है। This actually happened with me. This actually happened with me. Recently, I visited a customer. अभी within 15 days के gap में I visited that customer twice. First time मैं गया, उनकी wall पे कोई painting नहीं थी. Next time I went, I said, "Sir, wow, what a painting!" So he said, "Okay, very nice. I'm glad आपने approve कर दिया." तो वो एक बहुत ही soft note में meeting start हुआ and conversation बहुत ही smooth गया पूरा. So you are very right. बहुत interesting आपने एक fact रखा है. Not only sorry, go ahead. I am enjoying, but also the audience से काफी लोगों के comments आ रहे हैं. उषा खुराना जी ने लिखा है आपके बारे में, आप बहुत अच्छे टिप्स शेयर कर रहे हैं, तो we want to thank उषा जी, we want to thank नीलम जी, we want to thank Mr. Sudhanshu Srivastava. He's saying we always listen and learn from people. Sudhanshu has been, I mean, I would say he's a friend, and he's also has attended lots of my workshops. We work together on one of the brands, and who's doing successfully well. And I'm very proud the way, Sudhanshu, you are working. God bless you. God bless you. Yeah. Thank you so much to all the audience who are continually watching this and getting benefit. आप भी अपने comments, जो लोगों ने comments नहीं किए, आप भी comments कीजिए, so that we can take your names in the conversations as well. Great. Yeah. So sir, next question. नहीं सर, अभी 220 रह गए अभी आपके। अभी हमने 20 सेकंड्स और टॉप 20 की है, उसके बाद टॉप 20, तो फर्स्ट 20 स्टेप्स आता है। फर्स्ट 20 स्टेप्स है बेसिकली, जब आप किसी के कमरे में एंटर कर रहे हैं, तो वो जो 20 कदम आप चलते हैं, उन कदमों के उछाल में पता लग जाएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। Now this is funny. This is funny, right? तो क्या होता है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने अभी स्माइल के लिए भी बोला, और यही बात मैं आपके कॉन्फिडेंस और आपके कदमों के लिए भी बोलता हूँ। आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप काम पे हैं, जब आप मीटिंग के लिए आए हैं, तो आपकी कर्म भूमि यही है। और अगर आपकी कर्म भूमि यही है, तो आपकी जिंदगी में पास पीछे क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए। और जितने आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे, उतने ज्यादा आपकी वैल्यू बनेगी उस प्रोस्पेक्ट के सामने। तो आप अपने जो कदमों में उछाल लेके आते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से आप चल के उसके आगे तक पहुंचते हैं, वो डिफाइन करता है कि आप अपने काम के लिए, अपनी इस मीटिंग के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं। अगर आप ऐसे करके जाएंगे, अपने आप को झुकाकर पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं जाएंगे, तो आपनी वाला सामने वाला आप पे हावी ज्यादा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप और वो बराबर में एक साथ बात कर सके, तो आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए, क्योंकि इस वक्त आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से गए। और आखिरी पॉइंट, सॉरी बोलो। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कई बार मोस्टली सेलर्स का ये एक माइंडसेट रहता है कि बायर इज ऑलवेज द बॉस, वी आर काइंड ऑफ सर्विंग पर्सन।
तो वो बराबर का लेवल नहीं माइंड सेट कर पाता। इस पे बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में करते हैं, इस पे आएंगे जरूर आएंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे पास, और मुझे लगता है कि मैं इस पे क्लोज करना चाहूंगा जब भी करेंगे। तो जो चौथा पॉइंट है, ऑफ कोर्स द 20 वर्ड्स। सो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंस से आए हैं, आप बिल्कुल तैयारी से आए हैं, और आपने अपने आसपास का ऑब्जर्व कर लिया है। तो पहले 20 शब्द निकलेंगे, अगर वो स्ट्रांग है, क्रेडिबल है, और उनके बारे में है, योर मिशन, योर जर्नी हैज स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट, आपकी मीटिंग बढ़िया हुई। तो पहले 20 शब्द, जैसे मैं बोल रहा था कि आप उनके बारे में बात करते हैं, उनके किसी एग्जीबिशन, किसी अवार्ड के बारे में बात करते हैं जो आपने ऑब्जर्व किया है, तो आप ये बोल सकते। और या फिर आप ये कहते हैं आपको खाली दीवारें नजर आई हैं, तो भी आप क्या बोलेंगे? तो फिर मैं मान के चल रहा हूँ, तो आप जिस मीटिंग में गए हैं, उस व्यक्ति के बारे में आप जान के गए हैं, आपने लिंक्डइन रिसर्च किया है उनके बारे में, उनको आपने गूगल करके आपने देखा कि उनकी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, तो वहां से निकालेंगे कुछ। तो पहले 20 शब्द उनके बारे में चाहिए, और अगर उनके बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं हो, तो अपने बारे में भी वो शब्द बोले जिससे हमारे ब्रांड की, हमारी कंपनी की बेस्ट चीजें सामने आती हैं, क्रेडिबिलिटी सामने आती है। जब हम उनको एक ऐसे एग्जाम्पल देके शुरू करते हैं जहां पे लगता है यार इनसे काम करें। देखिए बड़ा सिंपल है, एक डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी, स्पेशली B2B के लिए बहुत रेलेवेंट है, कि यू नो व्हाट इज सेल्स। आप क्या करते हो सेल्स में जाकर के? आप स्पेशली जब आप नए कस्टमर के पास जाते हो, तो आप उससे बोलते हो व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू डू, व्हेन डू यू डू, with whom do you do, where do you do, right, at what cost do you do? And now that you have heard everything, then you tell them that I can bring you solutions so that you can do all of this better, so that he believes that it makes sense to do business with you. अगर हमने उसके सेल्स के बारे में, क्या है, हम लोग रिश्ता जोड़ने जाते हैं, उसके बारे में जानने जाते हैं, तो अगर हम उससे पूछे भैया क्या करते हो, कैसे करते हो, कब कब करते हो, किसके साथ करते हो, कौन सी मार्केट पे करते हो, कितने में करते हो, कैसे कैसे करते हो, और अगर मैं आपको ऐसे सोल्यूशन दूंगा कि आप ये सब पहले से ज्यादा बेटर कर सकेंगे, इतने बढ़िया ढंग से बताना है कि वो बोले यार काम करे तो इनके साथ करें, राइट। तो ये हो गया लास्टिंग इंप्रेशन भी। तो यही हमें याद रखना है, और 20/4 रूल बेसिकली यही करता है। और 20/4 रूल की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो सिर्फ सेल्स में काम नहीं करता, वो पर्सनल लाइफ पे भी काम करता है। यही चीज मैं भी बोलने वाला था, बिकॉज काफी ये दिस इज नॉट ओनली फॉर सेल्स बट आल्सो ऑन ऑल ऑफ लाइफ। कहीं भी हम जाएं, कहीं भी हम फर्स्ट टाइम किसी से मिले, तो दिस इज वेरी हेल्पफुल। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू आफ्टर दिस कंप्लीट वीडियो, मैं इसका 20/4 का एक अलग से क्लिप कट करके अपने सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, बिकॉज़ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। या ऑलराइट, ग्रेट। So ये बहुत important है, well, so that is it. So yes, over to your next question. Yes. Before that, a question, because we are sharing some great tips. You are sharing some great tips on marketing. So Raja Chhabra ji hai, he has asked for some marketing tips for NGOs. Shall we take this question now or at end of this? Yes, sure. I would like to answer that. Yes. So NGOs का सबसे बड़ा जो so thank you Raja ji for this. So he's a great man again. Raja ji, he's doing wonderfully well. He's actually a social worker. He runs a lot of he's doing a good work. He's also related to, he's a chairperson of RWA Association of Delhi. So Raja ji, ये सवाल में से मुझे आपको जवाब देना नहीं चाहिए क्योंकि आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी ये बोलना चाहूंगा कि आप NGOs की जो मार्केटिंग है वो डिपेंड करती है सिर्फ उनकी क्रेडिबिलिटी। अगर एनजीओ पे क्रेडिबिलिटी जब तक हम मेंटेन कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि जो ये कह रहे हैं ये करके दिखाएंगे, जहां पे हमारी इंटेग्रिटी इन प्लेस है, हमारी क्रेडिबिलिटी इन प्लेस है, और हमारी ऑथेंटिसिटी इन प्लेस है, वहां से उससे रिलेटेड कंटेंट बनाया जाए और उस कंटेंट को हमारे अपने प्रोस्पेक्ट्स को दिखाया जाए। मार्केटिंग की शुरुआत और अंत वहीं पे होगा सर। इसको भी इतना सही बताऊंगा। एनीथिंग अगर आपको इससे और एलैबोरेट चाहिए तो वी कैन टॉक फर्दर। Great. But it's all about credibility of NGOs. बहुत ब्रीफ में हमने एकदम पिन पॉइंटेड आंसर दिया, एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक क्रेडिबिलिटी नहीं है, people will not give donations, people will not help them help others. Actually आशीष हुआ क्या है कि ये सोशल मीडिया ने एक और गड़बड़ भी की है। देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग से क्या हुआ है कि बहुत सारे बड़े फ्रिंज एलिमेंट्स हमारे जिंदगी में आ गए हैं। तो हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन इतने सारे लोगों के बारे में है कि हम सच में सोच नहीं पा रहे हैं कि इनके साथ काम करें ना करें। हमें उनकी क्रेडिबिलिटी चेक से वो सोशल ऑनलाइन मीडिया पे ही नजर आती है जितनी नजर आती है। और इतने सारे
नेगेटिव रिमार्क्स, और नेगेटिव रिमार्क्स गलत वर्ड है यहाँ पे, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि वहां पे लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं कि एनजीओ के साथ कैसे काम किया जाए। फिर भी लाइक एनी अदर ब्रांडिंग, फिर से बोलूंगा क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। लगातार बात करते रहें, लगातार दिखते रहे, नहीं उस सिर्फ उस वक्त ना दिखे जब डोनेशन लेनी है, हर बार लगातार अपने किए हुए कामों को दिखाते रहें, उनके बारे में बताते रहें, और वो कंटिन्यूस होना चाहिए। और कंसिस्टेंसी ऑफ कंटेंट बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन में कंसिस्टेंसी होगी तो आई एम श्योर एनी एनजीओ कैन एक्चुअली स्टैंड अपार्ट एंड डू सम गुड वर्क, और उसको उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए दुनिया आएगी। Great, and this is also true for any brand. अगर कोई any brand की consistency होनी चाहिए and same type का content होना चाहिए। ये नहीं कि आज आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, कल आपका नीचे चेंज हो गया, तो वो भी बड़ा I would say a little differently again, Ashish. It will not be same तरह का कंटेंट। आपका जो स्टैंड लिया आपने लाइफ में, आपने जो जिस ब्रांड जिसके लिए आप माने जाते हैं, जाने जाते हैं, वो स्टैंड पॉइंट हमेशा सेम होना चाहिए। आपके सब्जेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, राइट? तो अगर मैं फॉर एग्जांपल एज अ सेल्स कंसल्टेंट आई वर्क फॉर 20 डिफरेंट कंपनीज, दैट मींस, और हर 20 के 20 का बिजनेस अलग है, लेकिन मेरे जो स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे जो पॉलिसीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो चेंज नहीं होते। करेक्ट? So that is it. So it cannot be same for everything, but it has to be, the standpoint has to be same. So अभी मैं आता हूँ वापस बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपने ऑब्जेक्शंस के बारे में सर बात किया था। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत हो जाता है। होता क्या है, जैसे प्रोस्पेक्टिंग किया, वी नो दैट दिस इज अ क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट, ये हमारी एक लीड क्रिएट हो गई, ये हमारी सिर्फ वार्म लीड है या हॉट लीड है। बट जब हम अपना एक प्रोडक्ट प्रपोज कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर कंपनी दूसरा प्रोडक्ट प्रपोज अपना प्रोडक्ट प्रपोज कर रही है, तो वहां पे जाके ना बड़ा एक कन्फ्लिक्टिंग सी स्टेज हो जाती है कि व्हाई टू चूज यू, व्हाई नॉट टू चूज देम। और काफी टाइप के ऑब्जेक्शंस आते हैं कि आप बहुत महंगा दे रहे हो, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या नहीं अभी इतना टाइम नहीं है डिसीजन मेकिंग का, हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, मन बना लिया। या कई बार तो कंपनी चांस ही नहीं देती दूसरी कंपनी को, दूसरी मतलब दे आर टॉकिंग टू ए कंपनी बट आपकी कंपनी से वो दे नॉट इवन टॉकिंग, या फिर ऑब्जेक्ट करते हैं काफी टाइम कि नहीं प्राइसिंग ज्यादा है, आप डिस्काउंट नहीं दे रहे, आपका कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं है, आफ्टर सेल्स अच्छा नहीं है, दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस। तो हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन टू क्लोज द सेल्स? तो सर इन क्वेश्चंस के बदले मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप जवाब देंगे पहले, ठीक है? हाँ जी। तो एक क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर ऑब्जेक्शंस? एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर यू कॉलिंग देम ऑब्जेक्शंस? ऑब्जेक्शंस आर बेसिकली आई वुड से कि रॉड ब्लॉक्स, जो मेरे को लाइक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, मतलब का जो रास्ता है, काइंड ऑफ कि मैं ब्रिज के इस तरफ हूँ, ब्रिज के दूसरी तरफ एक रिवर है बीच में, बट देयर इज नो ब्रिज, अब वो मेरे को क्रॉस करके उधर जाना है। दीज आर ऑब्जेक्शंस एंड आई एम कॉलिंग ऑब्जेक्शंस बिकॉज़ आई एम नॉट एबल टू फुलफिल माय पर्पस, जो मुझे अचीव करना है। आई वांट टू मेक सेल्स बट आई एम नॉट एबल टू डू दैट। तो एक एग्जांपल दे दीजिए प्लीज, ब्रिज वाला नहीं, सेल्स का एग्जांपल। या सेल्स का एग्जांपल। सो जैसे कि सपोज कस्टमर्स का ऑब्जेक्शन, मोस्टली मैंने जो अपनी लाइफ में ऑब्जेक्शंस फेस किए हैं, दैट कम्स कि आपकी जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉस्टलियर देन अदर, गिविंग सेम क्वालिटी ऑफ सेम प्रोडक्शन देता है। परफेक्ट एग्जांपल। यस, पर आप इसको ऑब्जेक्शन क्यों बोल रहे हैं? मैं ऑब्जेक्शन इसलिए बोलता हूं क्योंकि लाइक समहाउ लाइक आई नो कि माय प्रोडक्ट इज गुड, but it's tough for me to make him convinced that this my product is better. I'll explain the benefits, I'll explain the advantages. This is I know because I'm in sales. I am in ATO. अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ। So until unless I help them understand with the benefits, what benefits they will get in my product as compared to the product of competitor, I am not able to close. Yes, so helping them understand वो आपको ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, एक्चुअली वो आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहा है, यार तू इतने महंगी क्यों, बस ये तो पूछ रहा है वो, राइट? उसने ऑब्जेक्ट का उसने ये थोड़ी बोला है कि मैं नहीं ले रहा। उसने आपसे पूछा यार तुम इतने महंगे क्यों, आपको लगा अरे आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, इसको तो ऑब्जेक्शन हो गई। ऑब्जेक्शन उसके मन में नहीं है, ऑब्जेक्शन आपके मन में। इंटरेस्टिंग। मेरे हिसाब से ऑब्जेक्शंस आर नथिंग बट अपॉर्चुनिटीज। आप सोचिए, आप उस सेल्स कॉल के बारे में सोचिए, जब आप जाएं, मैं आपके सामने आपका पोटेंशियल कस्टमर हूं, आप जाएं, अपना मटेरियल दिखाएं, अपने बारे में बताएं, और मैं कहूं ओके चलो फिर बताता हूं, फिर देखते हैं।
क्या आपको लगता है ये कभी कन्वर्ट होगा? आई डोंट थिंक सो। You don't उसने think so? इंटरेस्ट नहीं लिया, उसने कुछ पूछा ही क्योंकि नहीं। उसने Yes. इंटरेस्ट ही नहीं लिया, उसने जानने की कोशिश नहीं की, उसने बिल्कुल पक्का डिसाइड कर लिया कि इनसे तो नाम ही नहीं लेना। तो इसने तो यानी उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, तो अब तो भी आप कह रहे हो कि सेल्स नहीं होगी। और अब सोचिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अच्छा तो आपकी क्रेडिट पॉलिसी क्या है? तो यानी मेरे को कुछ इंटरेस्ट है। मैंने कुछ पूछा इंटरेस्ट है, राइट। इतने महंगे क्यों? यानी मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट अगर है। मैंने पूछा कि अच्छा मतलब रिटर्न पॉलिसी है, इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट है। जिन जिन चीजों को हम ऑब्जेक्शन बोल रहे हैं, एक्चुअली वो तो अपॉर्चुनिटीज हैं आपसे बात को आगे लेके जाने की, फिर भी आप डर रहे हो। राइट। रीजन इंटरेस्टिंग। is because you think you are expensive, because you think that your competition is doing better, because you think that I cannot sell. Very interesting. So this is a very new perspective. Until unless a salesperson is confident on his product and company, he cannot sell. So I tell you something. Now what will Yes. happen? जब भी मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे सेल्स वालों से डील करता हूँ, तो होगा क्या, आप सचमुच में महंगे होंगे किसी से। इसमें गलत नहीं है, महंगा Right. होना कोई चोरी पाप नहीं है यार। आप यू नो व्हाट यू आर सेलिंग इट फॉर, व्हाट इज द वैल्यू दैट यू आर गिविंग। तो आपने जब उसने आपसे पूछा, जब आपने पूछा कि महंगे क्यों हो, तो आपने कहा ओ गॉड अब तो इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप माल बेचने आए हुए हो, आपको आज ऑर्डर चाहिए, तो आप कहोगे चल ठीक है, इसको महंगा लग रहा हो ना, 5% का तो मेरे पास होता ही है बफर, 5% कम करके ऑफर कर दे तो ऑर्डर ले जाऊंगा। Right. तो आपको मान लीजिए एक बार ले भी लेगा, अगली बारी क्या करेंगे, जब दूसरा बंदा आपका कंपटीशन फिर 5% कम दे जाएगा, फिर आप उससे और कम करोगे क्या? So that means what you've not been able to do is not been able to sell your value addition, your value of the product, your benefit of the product, your advantage of the product, your selling proposition, value proposition that you are offering vis-a-vis competition, you are not able to sell it. जबकि उसने आपसे ये पूछ करके कि वैल्यू आपका प्राइस ज्यादा क्यों है, उसने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी थी अपनी वैल्यू को बताने की, और आपने बताई नहीं। एंड एज यू आर सेइंग, तो ऐसा कई बार कस्टमर माइंड में नेगेटिव भी आता होगा कि अरे मैंने इसको हल्का सा पूछा, इसने डिस्काउंट किया, देन दे पुश मोर एंड मोर। और फिर भी वो क्लोज नहीं होगा, क्योंकि उसको आपकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो कुछ भी कर देगा, इसका क्या। राइट। फिर भी वो क्लोज नहीं होगा। तो उसने ऑब्जेक्शन नहीं की थी तो भी क्लोज नहीं होगा, अगर उसने ऑब्जेक्शन कर दिया और आपने उसको सिर्फ एक फटाफट रफा दफा करने की कोशिश की तो भी क्लोज नहीं होगा। इंटरेस्टिंग, आई ओपनिंग है ये तो। तो क्योंकि क्या है ना, क्योंकि देखो ऐसा है ना, हम सब लोग इस धंधे में हैं, हम लोग हैं अपना माल बेचने के धंधे में। मैं यही बात आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि जब तक हम अपना किसी और का माल बेचने का धंधा चलाएंगे, तब तक हम उसको रफा दफा करेंगे। और मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि जो सेल्स के लोग हैं, जो बिल्कुल फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा सोचने की कभी कभी गुंजाइश भी होती है। Everyone has their own problems. So क्या होता है कि जब हम वर्कशॉप्स करते हैं या हम किताबें लिखते हैं या आप जैसे लोग कुछ ना कुछ अपने वीडियोस चलाते हैं, वो देखने क्यों चाहिए? वो इसलिए देखने चाहिए लोगों की उनको बस याद आता रहे, उनको रिमाइंडर मिलता रहे। मैं और जो बातें मैं बताऊं आपको आशीष, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, कोई मेरी पैदा की हुई थोड़ी है। मैंने या तो पढ़ी है, या तो सीखी है, या तो मैंने एक्सपीरियंस की है और उसमें से निकाली है। और ये तजुर्बे के साथ सब सीखते हैं। जब आज फ्रंट लाइन है, कल को जब मैनेजर बनेगा तो उसके मैनेजर स्किल्स सामने आएंगे, हो सकता है उसके सोचने के तरीके अलग हो जाए। तो ये ग्रोथ है, इसी को तजुर्बा कहते हैं, इसी को याद करना कहते हैं, इसी को बढ़ना कहते हैं। तो जब आप जैसे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते जा रहे हैं, तो अगर ये करते रहेंगे और फ्रंट लाइन के लोग जब तक ये सब देखते रहेंगे और इससे समझते रहेंगे, उनको ना याद आता रहेगा, उनको रिमाइंडर्स मिलते रहेंगे, उनको रेफरेंस याद आएगी, अरे आशीष सर ने ये कहा था, तो चल आज ऐसे करके देखता हूँ, तब लोग ट्राई करेंगे और वो शिद्दत से आता है। राइट। इंटरेस्टिंग है ना। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, ऑब्जेक्शन है या नहीं पहले ये तो समझे। इंटरेस्टिंग। अभी सर ऑब्जेक्शंस की बात आती है क्लोजिंग की बारी। क्लोजिंग में आई वुड से 95% लोगों के पसीने छूट जाते हैं कि अरे नहीं, मैं तो क्लोजिंग नहीं कर पाऊंगा, ये कस्टमर तो बड़ा टिपिकल कस्टमर है, नहीं हैंडल हो रहा, बॉस को बुलाओ। बॉसेस भी जाएंगे एक लेवल के बाद, उनका भी हाथ टाइट हो जाता है, देन बॉस भी अपने बॉस को, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं कि बड़ी डील होती है व्हेन द डील इज इन करोड़्स,
तब सेल्स पर्सन क्लोजिंग के टाइम में डेफिनेटली अपने सीनियर को लेके जाएगा, Oh, yes. सीनियर जाएगा एंड उसके टाइम पे भी लाइक एक लेवल के बाद जाके वो भी क्विट मार देता है एंड दे इन्वॉल्व द सुपर बॉस और द एमडी. सो बड़ा Correct. कॉम्प्लिकेटेड होता है क्लोजिंग. सो क्लोजिंग पे Correct. कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करें? मेरे को खुद को एज अ सेल्स पर्सन इट टुक मी 3 years to close first deal independently. The day I Wow. started Wow. the day, Well done. the day I started in sales and marketing, I used to do very good prospecting, good, अच्छा रेपो बिल्ड कर लिया, कस्टमर टेबल पे आ गया, क्लोजिंग स्टेज पे तक मैं ले आता था. लेकिन इंडिपेंडेंट डील क्लोज करना सीखने में मुझे 3 years लगे. बट आफ्टर तो ऐसा क्या डिफरेंट किया था जब क्लोज हुआ था पहली बारी? क्या डिफरेंट था आपके हिसाब से? आई थिंक दैट टिल दैट टाइम आई हैड मोर कॉन्फिडेंस कि किस प्राइस पॉइंट तक हम जा सकते हैं, ठीक है, और इनफैक्ट जिस प्राइस पॉइंट तक जा सकते थे, लाइक आई वाज गिवन अ पॉकेट ऑफ मे बी 15% की इतने प्राइस से 15% लो पे आप क्लोज कर देना. बट आई गिव जस्ट डिस्काउंट ऑफ 8% और 8 to 9% में मैंने वो क्लोज कर दिया था 8-9% के डिस्काउंट पे. बट वो एक जो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, नहीं अगर मैंने कम पे डील किया तो बॉस से रहेगा, अरे डील अच्छी नहीं ली. अगर कस्टमर को मैंने पूरा पॉकेट अलाउ कर दिया तो फिर बॉस के पास फिर बात चली जाएगी, फिर बॉस कहेगा अरे फिर मेरे को क्लोज करना पड़ रहा है तो व्हाट यू आर डूइंग लाइक दैट. मतलब वो एक माइंड में एक साइकोलॉजिकली प्रेशर रहता है कि कस्टमर मुझसे कुछ ज्यादा पुश ना कर दे. या सेकंड रहता है कि कहीं मैं ऐसा कुछ ना कर दूं या ऐसा कुछ ना बोल दूं कि इतना बना बनाया प्रोस्पेक्ट लूज हो जाए कि मैं डील क्लोज ना कर पाऊं और ये दूसरे के पास चला जाए. वो दो डाउट्स जो है वो हमेशा माइंड में रहते हैं कि कंपनी के साइड से भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए और कस्टमर की साइड से भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए. वाह वाह, वेरी गुड. ये भी टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग आइसोलेशन में नहीं होती है. क्लोजिंग उस पर डिपेंड कर रही होती है कि आपने इट्स नॉट लाइक जो कहते हैं ना कि जब वो पत्थर तोड़ने के लिए 100वां हथौड़े पे टूटता तो लोग समझते हैं कि मैंने 100वें हथौड़े से मेरा टूटा, जबकि 99 हथौड़ों की चोट भी खाई होती है. इट्स द सेम थिंग. क्लोजिंग भी वैसे ही है. करेक्ट. तो जैसे मैंने बोला, फर्स्ट इंप्रेशन हैज टू बी लास्टिंग इंप्रेशन. आपकी क्लोजिंग तब शुरू हो चुकी थी आइडियली. अगर आप उससे आगे नहीं बढ़ते तो नेक्स्ट स्टेप ही नहीं आता, प्रेजेंटेशन का स्कोप ही नहीं आता. जब प्रेजेंटेशन का स्कोप नहीं आता तो ऑब्जेक्शंस नहीं आती तो क्लोजिंग की बारी नहीं आती, नेगोशिएशन बीच में होता, वो सब नहीं आता. तो क्या होता है कि यहाँ पे आकर के मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा. तो वो ये बोलना चाहूंगा कि एक, एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर. सो इसके प्रिंसिपल्स नहीं हो सकते, तो जिसके जैसे जैसे सिस्टम होगा वैसे होगा. लेकिन क्लोजिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लोजिंग is on the seller and not on the buyer. ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अब आप तो अपने स्टेज में आगे निकल गए हैं तो एक हाई टिकट काम करते हैं. लेकिन जो यहाँ पे सेल्स के लोग अगर ऐसे हैं जो कि अभी फ्रंट लाइन में हैं या एरिया सेल्स मैनेजर्स हैं लेकिन बहुत हाई टिकट काम नहीं करते हैं और पहली बार किसी से मिलने जाते हैं और उसको जब प्रेजेंटेशन देते हैं या पहली दूसरी तीसरी मीटिंग में जब क्लोजिंग की बारी आती है तो होता क्या है कि ज्यादातर ना हम क्लोज करना भूल जाते हैं, ये मान के चलते हुए कि क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बायर की है. भाई मेरा काम था एज अ सेल्स पर्सन आना, अपने बारे में बताना, उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, उसको एक एक चीज वैल्यू प्रोपोजिशन सबसे बस समझा देना. अब वो बताए, उसकी जिम्मेदारी शुरू, ऑर्डर देने का काम तो उसका है. राइट. तो क्या होता है कि हम बहुत बार अपनी क्लोजिंग की स्टेटमेंट बोलते ही नहीं है, हमारे स्क्रिप्ट में उसकी जगह नहीं होती है. तो हमने प्रेजेंट किया, मेरा नाम राजीव नारंग है, मैं ये वाला माल बेचता हूँ, देखिए ये फायदा सब कुछ. तो अच्छा प्राइस क्या है, महंगे क्यों हो, उसका जवाब दे दिया. कब तक सप्लाई कर दोगे, वो जवाब दे दिया. क्रेडिट पॉलिसी क्या, वो जवाब दे दिया. तो ये ना सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए मैं ये सोल्यूशन दे सकता हूँ. और फिर उसके बाद चुप. फिर क्या होगा, फिर वो बायर कहेगा चलो बताता हूँ, लेट मी टॉक टू माई बॉस, राइट, लेट मी टॉक टू द सुपीरियर. और जबकि मुझे कहना क्या था, सारी बताने के बाद, वैल्यू प्रोपोजिशन बताने के बाद, तो मुझे एंड में कहना, तो मुझे ये कहना था तो ये सारे सॉल्यूशंस में लेकर आया हूँ. तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? वही मैंने नहीं बोला. मैं वो नहीं बोलता हूँ. मैं कभी नहीं बोलता हूँ, मुझे बोलना पड़ेगा. सो डू यू थिंक आई कैन एक्सपेक्ट एन ऑर्डर ऑफ दीज मेनी यूनिट्स?
within this month? Should I send you a PI? Should I invite my boss to discuss with your boss and take it to the next level? ये statements बोलनी पड़ेगी बोलनी और पड़ती हम ये नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते राइट हम क्लोजिंग करते ही नहीं है। यस हमने अगर क्लोजिंग, क्योंकि हम मान के चलते हैं ये हमारे बस में नहीं है, हम मान के चलते हैं कि ये तो उसका काम है, बायर बताएगा उसको सूट किया नहीं किया जो मैंने ऑफर दी है, मैंने प्रोपोजिशन दी है, बट ये हमारा काम है कि हम अपना नेक्स्ट पॉइंट खुद बोले, खुद क्लोज करें और फिर उसके बाद उसको आगे जाके नेगोशिएशंस पे लेके जाएं, सारे काम करें और आगे बात करें। और जो प्राइसिंग वाली बात है, ये जो मुझे लगता है प्राइसिंग ना हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ऑब्वियसली प्राइस तो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम भी तो यही करते हैं ना, हमने घर खरीदना हो, हमने कार खरीदनी हो, हमने कपड़े खरीदने हो, हमने कुछ भी करना हो, प्राइस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि हर एक के अपने बजट्स हैं, अपने अपनी लाइकिंग्स हैं, अपने अपने अप्रोच है, लाइफस्टाइल, सब कुछ अपना अपना है। तो कैसे क्यों नहीं कोई प्राइस के बारे में बात करें, और जब तक हम मान के चलते रहेंगे कि प्राइस को अलावा सब बातें कर लो, हम बेस्ट है, ऐसे नहीं ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि सब बस प्राइस थोड़ा हमारा ज्यादा है, बाकी हर चीज में हम बेस्ट हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी सब में तो बेस्ट है, कितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन करता हूँ, देखो मैं बस प्राइस के बारे में बात मत करो, वो बेच कोई और ले, राइट ऐसे नहीं होता है ना। राइट वेरी राइट। वहीं पे जाके काफी लोग स्टक अप हो जाते हैं एंड इट टेक्स टाइम। सो आपने इनपुट शेयर किए हैं, जो मेरे ऑडियंस देख रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग जुड़े हो और आप लोगों ने ये इनपुट्स सीखे हैं। डू इम्प्लीमेंट एंड आपको डेफिनेटली जो मुझे 3 इयर्स लगे जो चीज सीखने में, वो आज आपको राजीव सर ने 5 मिनट में सिखा दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। सो सर एक क्वेश्चन है मिस्टर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। द सेंट इज द यूट्यूब चैनल, उन्होंने कमेंट करके पूछा है, हाउ शुड एन आर्टिस्ट सेल हिज आर्ट since art is so subjective thing, so how can we create value of an art piece? Very interesting question. मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये question सुन के। Yeah, very interesting. So when we talk about art, and he's right that it is a very subjective thing, correct? However, still the FAB works. It still says what is it made of. So it's a canvas made with acrylic paints, etc. And it also talks about that it is this size and therefore in a drawing room it looks fabulous. ये यहाँ तक तो था FA। अब आता हूँ बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं आर्ट्स के, लेकिन उससे पहले देयर हैज टू बी अ स्टोरी। व्हाई दिस आर्ट, व्हाई व्हाट यू हैव मेड, what do you think will actually bring in a difference of opinion, how people will see to you, how the buyer of this art piece will actually will be seen by you by taking this art. इसको मैं दूसरे ढंग से फिर से बोलता हूँ, मैंने एक आर्ट पीस खरीदा और वो जो आर्ट की स्टोरी जो डिपिक्ट हो रही है, उसको मैं अपने घर में जब लगाऊंगा, तो उसको लगाने के बाद मेरे घर में आने वाले लोग, मेरे नेटवर्क के लोग, मेरा पीयर ग्रुप मुझे किस तरह से देखेंगे, इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो जब हम आर्ट बेचने की बात कर रहे हैं, आर्ट को भी हम एग्जैक्टली वैसे ही बेचेंगे जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं। उसकी स्टोरी बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, उससे से क्या लोग किस तरह के कॉनोटेशंस निकाल सकते हैं वो बताने पड़ेंगे, और उसके बाद हमें लाइक माइंडेड लोग ढूंढने पड़ेंगे जो इस तरह के सब्जेक्ट्स में बिलीव करते हैं जिसमें आप बिलीव करते हैं। अगर आपने उस तरह के लोग पकड़े, यानी लीड्स, उस तरह के लोग आपने ढूंढे और उनके साथ आपने कनेक्ट किया और उनको बिल्कुल पर्सनल 1-to-1 बेसिस पे कनेक्ट करके उनको बताया व्हाई दिस पीस ऑफ आर्ट इज सो ग्रेट एंड सच अ मैच फॉर यू, दैट इज वेयर द स्टोरी इज। क्योंकि ये मास नहीं है, क्योंकि आपको मास पे जाने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक आर्टिस्ट का ही मेरे साथ ये हुआ था। मेरे एक कस्टमर है, मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि डेयरी इंडस्ट्री में, राइट। उन्होंने अपने पूरा ऑफिस रिनोवेट किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इसके लिए ना रिसेप्शन एरिया में बहुत सुंदर सी पेंटिंग लेनी चाहिए। तो मैंने एक सर्च किया, गूगल किया कि मेरे को चाहिए आर्टिस्ट डीलिंग विद काउस की वो जो पेंटिंग्स बनाते हैं, और मेरे पास 2 लोगों ने कनेक्ट किया। उनमें से एक व्यक्ति ने फिर जिस तरह से उसको मुझे बेचा, उसने तरह तरह के उसने काउ को ही क्यों इस्तेमाल किया, काउ के साथ ही क्या रिलेशनशिप है, वो उसको कैसे देखता है काउ को, वेदर इट इज दैट रिलीजियस अप्रोच या उसमें कुछ स्पिरिचुअल अप्रोच या उसको वो अन्नपूर्णा की तरह देखने वाली अप्रोच, वो सारी चीजें उसने मुझे एक्सप्लेन की। तो जब उसने वो मुझे आर्ट की वो सारे रिलेशनशिप्स एक्सप्लेन किए, तो मैं उसको डेयरी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जब उसको देखा, सो द बेस्ट आर्ट पीस वाज चोजन।
तो आर्ट में भी आपको स्टोरी तो देनी पड़ेगी ना, ऑफ कोर्स उसमें आपका कनेक्शन ऐसा होगा, 1-to-1 होगा। अगर आपने सब्जेक्ट लाइक माइंडेड लोग ढूंढ के उनके साथ 1-to-1 कनेक्शन बनाया, आपने उस तरह के आर्ट ग्रुप्स में जाकर के अपने आप को सीड किया, आपने उस तरह मतलब आपने वहां पे विजिबल हुए अपने काम को, तो आपने एग्जैक्टली वैसी जैसे अगर आप किसी और फैशन प्रोडक्ट में होते हो आप यही कर रहे हो, तो यही वो करना है। सो दिस इज हाउ द आर्ट कैन बी डन। Very interesting, very interesting. So before I ask you about your workshops, because अभी 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया and I never came to know कि हम almost 1 घंटे से ज्यादा से बात कर रहे हैं, इतना valuable आप information शेयर कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा ऑडियंस की साइड से। मिस्टर सुधांशु ने ही ये क्वेश्चन पूछा है, सर प्लीज शेयर टिप्स फॉर adapting our marketing pitch for pandemic times. Okay. Pandemic because pandemic चल रहा है, सबके माइंड में एकदम से डर है, everybody is talking about pandemic. Should we like show concern, or what is your input, sir? Like how to kind of conversation? Okay, so we are all going through the same phase, correct? Yes. And Sudhanshu, what you are going through right now, so you're looking at this session, right? And this session is an endeavor and initiative from Ashish to add some value without thinking about pandemic. Correct. So pandemic is truth of our lives. It has brought in a lot of uncertainty, but is there anything that we can do about it? Of course, wearing masks, maintaining social distancing, of course doing the covid oriented behavior ke alawa, what else can we do? Actually nothing. Correct. If we have recovered from covid, then possibly we can donate plasma. Otherwise, what is it that we can do? So during the pandemic times, if we can actually reach out to each and every interface related to our customers. So I understand you are from the agriculture category. So if you can actually reach out to farmers, if you can actually reach out to your dealers, if you can reach out to your sales team in the field, your field doctors, etc., and just check out on them what is it that they are doing, if they are feeling nice or not, right, okay or not. Second, is this an opportunity time? Is this a time when it's an opportunity where we can talk, train, upgrade, relate, engage them and in their families, in some sort of where we can actually deviate our thoughts from pandemic to a non-pandemic approach. I think we should do that, and that is allow me to say that that is marketing, and we should do that. And in the bargain, if we are able to create some difference during these tough times, why should we not do that? I again give you an example. Last year, same time, for one of my customers, I had organized a painting competition during for the family of the teams, the dealers, distributors, everyone who was connected. I did a painting competition around the around happiness, around wellness. So what happens that people were participating, they were talking, we were showcasing it everywhere, and then we tried to create something out of it. So I think during the times of pandemic, marketing in its formal product marketing orientation, brand product orientation, I think it can possibly take a side seat, especially when you have to invest your monies on that. But there are so many other things I just mentioned about which you can do with organically. And the only thing is ये फीलिंग अपने हर इंटरफेस में अपने कस्टमर्स को, अपने डीलर्स को, अपने चैनल पार्टनर्स को, अपनी टीम्स को देते रहें that we are connected and we can reach out to anybody and everybody in times of need. अगर आप ये करेंगे तो आपकी बहुत strong internal as well as external marketing. Great, very interesting. Instead of building more stress के pandemic है, how are you, how is your family doing, instead आपने उनको एक alternate दिया, they feel happy, they feel enjoyed, they feel connected and related. They feel connected. Yeah, they feel connected. So the Send YouTube channel has thanked you for your advice on the art piece. So thank you, Send. Keep in touch with Rajiv sir, and I would like to tell all the audience who are watching live and who are not watching live but will watch later, राजीव सर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल कॉन्वर्सेशन, बट डेफिनेटली आपको इतना सारा वैल्यू मिला है, तो यू वुड बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग इन टच विद राजीव सर फॉर मोर 1-to-1 पर्सनलाइज्ड सेशंस एंड द कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स.
सो सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लोग दे रहे हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट राजीव सर टू शेयर अबाउट योर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड योर बुक एज वेल. एक बार सर अपनी बुक आप दिखाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. So that's my book, Get Wow, Up Arise. very nice. And it is it's more like a workbook, which if you notice, it will have some in a book you will see lots of charts and forms. 1 second. So you have lots of forms to fill, and it's more of a, so you have expected sales over locations. It is expected sales over months. It is something which takes care of the, of the planning part. So this is Get Up and Arise is basically an adaptation of the workshops that I have been doing of sales training called Boost Your Sales Success. And what I have done is I have adapted that book to this, adapted those workshop into this book. Therefore, it is called a workbook. It's a workshop in a book. It has been designed in a fashion where everyone has to go through their own, as if they're going through a workshop. They have to complete the chapter 1, fill up forms, they make their own business plan, take their own examples. While I'm giving some other example, but they have to take their own examples and take it forward. I started these workshops 6 years, almost 6-7 years ago. When I was doing nothing else but trying to see, there were some tough times in my life, and I started doing this simultaneously, and so it went off well. But then I used to do not more than 30-40 participants in workshop, which was taking me a lot of time to reach out to people. I always realized that this was important because in smaller organizations who were primarily my clients, I work a lot with SMEs. So SMEs, as we were saying earlier, they don't have budget for, or they don't have training to their sales team as an agenda of their business. So वही वाली बात है, मार्केट में जाओ, मार्केट सब समझा देगी, हो जाता है, राइट? लेकिन मार्केट समझाती नहीं है, थप्पड़ लगाती है और कहती है भाग जाए यहाँ से. तो वो जिसको हम ऑब्जेक्शन बोलते हैं, तो तो वो ये करती है. तो फिर मेरे को लगा कि मैं कुछ अपने ही क्लाइंट्स के सेल्स टीम को ट्रेनिंग देना शुरू किया. तब रियलाइज हुआ कि तो बहुत जरूरत है, बहुत लोगों को चाहिए होगा. तो फिर वर्कशॉप शुरू कर दी. वर्कशॉप शुरू करके बस ये रियलाइज हुआ कि ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा. फिर लास्ट ईयर कोविड आ गया तो ज्यादा की नहीं. तो फिर उसको मैंने बुक में कन्वर्ट करके फिर इसको मैंने बना दिया. अब वैसे भी वो वर्कशॉप होती थी, 4,000 रुपए की पड़ती थी एक दिन की. ये दिस इज प्राइस्ड एट 499 रुपीज का बुक है ये. एंड ऑफ कोर्स नाउ आई एम प्लानिंग टू send it across to everyone at share a code of 100 rupees off on this. You can get it at 399. Great. So that is what the book is all about, and it only takes you through the process. जो भी हम अभी देर से बात कर रहे हैं वो उसी के बारे में है. एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इसका ज्यादा बेनिफिट होगा. ये एरिया जो सेल्स मैनेजर्स हैं या जोनल मैनेजर्स हैं, they can use it and they can actually train it. Through this they can train their own teams because it's so simple, very simply written, it's very workshop oriented. So बहुत ज्यादा theory करने का फायदा नहीं. It's a small book, can be read in a day, but should not be read in a day. It should be practiced through a long. Yeah. And I can see this book is not very thick because मैंने काफी सेल्स बुक देखी, काफी मोटी बुक्स होती हैं, like जो एकेडमिक्स बुक्स होती हैं उनकी तरह. फिर जो सेल्स पर्सन होते हैं वो देखते हैं, 4 पेज पढ़ते हैं और रख देते हैं. नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए. कंसाइज है, बहुत ही टू द पॉइंट है. इट इज प्रैक्टिकल कि पढ़ो, इंप्लीमेंट करो, कम बैक. I think so that is the only way to go about and learn. क्योंकि लर्निंग के बिना तो अर्निंग नहीं होने वाली ना. आप ही बताते हो ये. ये तो आप ही बताते हो. Learner to earner. Interesting. Yeah. So from where people can get this book is available on Amazon, right? Available on Amazon, on Notion Press. I'll share a link and you can circulate it to you. So the description, आप जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, सर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्लस बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. एंड सर एक स्पेशल कोड भी शेयर कर रहे हैं. आप डायरेक्टली परचेज करोगे तो दैट इज लाइक आपको 499 की है, बट इफ यू यूज दैट कोड यू विल गेट गुड डिस्काउंट ऑन इट. So everything is mentioned in description box, but that code is valid for some time. So use this code, otherwise आपको फिर full price पे purchase करना होगा वो, right? And it definitely, even if it is on full price, it's worth 100 times of the value. जो value आपको मिलेगी price से 100 times better है. तो do not think twice, go and get this book. It's not sir का ये this is the earning source for sir. It's not like that. उनके workshops are much valuable. He has big business running with him, but this is to help you.
So this is for your benefit. So go check it out, this book, and get your copy as early as possible. Right. So sir, what is your message for sales people? तो जो Yes. सेल्स जो मैसेज है और जो पॉइंट बीच में छूटा था, जो मैंने कहा था एंड में बात करूंगा, वही मैसेज भी है और वही आपके बहुत सारे सवालों का जवाब भी है। जी. तो क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि हम मानते हैं हम इक्वल नहीं होते हैं, सेल्स वाला समझता है कि बायर है, बायर तो वैसे भी हमने सुना है, दुनिया में सुना है कि कस्टमर तो भगवान होता है। तो यस, कस्टमर भगवान होता है, हमारी रोजी रोटी उससे चलती है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि वो ऊपर और हम नीचे हैं, मतलब हमारे अनइक्वल हैं, तो तब तक हम ना कभी भी नेगोशिएट भी नहीं कर पाएंगे, कभी हम इससे सही से बात भी नहीं कर पाएंगे, प्राइसिंग का खेल तो हम कभी खेल ही नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वो तो ज्यादा जानता है हमसे, वो तो मालिक है, इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, और हम क्या हैं, हम तो एक कंपनी में नौकरी करने वाले, सबसे आगे काम करने वाले लोग हैं। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हम अपने इलाके के राजा हैं, हम अपने इलाके के मालिक हैं। मैं ही अगर मेरी टीम में जो सबसे आगे काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए तो वो राजीव नारंग है ना वहाँ पे, राइट। अगर किसी कंपनी में 300-400 लोग काम करते हैं, और अगर बिहार के एक इलाके में, एक जगह पे, एक शहर में एक व्यक्ति है सेल्स एग्जीक्यूटिव जिसका नाम है राधे श्याम, और अगर राधे श्याम वहाँ पे उस जगह को हैंडल करता है, तो उस जगह का राजीव नारंग वही है, उस जगह का मालिक वही है, उस जगह का चेहरा वही है, करेक्ट। तो पहले तो मान के, अपने अंदर मान के चलें कि आप बराबर हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं हो जाएंगे क्योंकि हमने कह दिया कि हम यहाँ के राजा हैं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपनी कंपनी के बारे में बेस्ट जानना होगा, आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी को प्रॉफिट कहाँ मिलता है, नहीं मिलता है, सिर्फ नुकसान करके काम तो नहीं होगा, मैं स्कीमें दे के माल तो नहीं बेचूंगा सिर्फ, क्या मैं वैसा ही दिखता हूँ जैसे मेरी कंपनी दिखनी चाहिए या दिखती है, राइट। हमें किसी सचिन तेंदुलकर, किसी कपिल देव, किसी शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, किसी से अलावा अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर चाहिए तो वो सेल्समैन है, राइट। ट्रू दैट। कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाला सेल्स का आदमी है, जिस इलाके में वो काम कर रहा है। तो इससे बढ़िया ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं हो सकता। तो अगर हम अपनी एम्प्लॉय वाली टोपी उतार के ओनर वाली टोपी पहन ले, अपने माइंडसेट को ऐसे फ्रेम करें, तो हम बराबर आ सकते हैं, बाहर के भी, अपनी नजरों में भी, अपने कंपटीशन की नजरों में भी, तब हम इम्पोर्टेंट होते हैं। और जब हम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं तो हम नेगोशिएट कर सकते हैं, तब हम इक्वल लेवल पे बात कर सकते हैं। और तब जब आपको ऑब्जेक्शन आएगी इस बात की कि आप दूसरों से महंगे क्यों हो, तो आप कहोगे सर सुनो, ये देखो मैं आपको अपने पेपर पे लिख के दिखाता हूँ कि अगर आपने, इफ यू कुड शो दिस प्लीज, हाँ, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये देखिए, अगर आपने मुझसे खरीदा तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे, अगर आपने कंपटीशन से खरीदा ये तो मिलेगा, पर ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, और आपका नेट इम्पैक्ट जो है मेरे से काम करने से आपके एंड में पैसे बचेंगे। जब आप अपने आप को इस लायक हो जाओगे, इस लायक तैयार कर लेंगे, जब आप ये सोचेंगे कि मैं ही मालिक हूं और मैं कर सकता हूं, तो आपको जो 15% का बफर मिलता था ना आशीष, जिसको आपने 8% दे के भी चला लिया, वो इसीलिए चलाया क्योंकि उस दिन आपने अपने आप को ओनर समझा था उस जगह का, नहीं तो आप 15% देकर भी वो ऑर्डर नहीं ले पाते। आपने 3 साल में अपने आप को तैयार किया था, आपने अपने बारे में सब कुछ सीखा था, आपने अपने कस्टमर के बारे में सब कुछ समझा था, आपने समझा था कि इसको जरूरत किस चीज की है, क्या चीज है जो इसके लिए काम आएगी, और क्या वो मैं ऑफर कर सकता हूँ, क्या वो मेरी कंपनी ऑफर कर सकती है। तो फिर आपने सोचा था कि अगर मेरा कंपटीशन दे सकता है तो मेरे को देखने दो कि मैं कैसे नहीं दे सकता। उसके लिए मैं अपने बॉस से भी लड़ाई करूंगा, मैं उसके बॉस के बॉस से भी लड़ाई करूंगा, मैं उसके तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते। अगर मेरे पास इस बात का जवाब हो गया और मैं कन्विंस्ड हूं, तो आई प्रॉमिस मैं अपने कस्टमर को भी कन्विंस कर दूंगा। जिस दिन हम ये सोच लाएंगे, जिस दिन हम ये सोच लाएंगे, उस दिन हम सक्सेसफुल सेल्स पर्सन हो जाएंगे। ग्रेट, वेरी तो मेरा मैसेज सेल्स की टीम के लिए, सबसे ज्यादा सेल्स पर्सन के लिए यही है, सेल्स पर्सन की टोपी उतारो, ओनर की टोपी पहनो, क्योंकि आप सबसे लकी आदमी हैं। आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं बिना अपना पैसा लगाए, बिना अपना रिस्क उठाए, बिना अपनी फैक्ट्री लगाए, आप फिर भी अपना धंधा कर रहे हैं और आप अपने खुद के मालिक हैं, पीरियड। इसके अलावा कुछ नहीं।
वेरी इंपॉर्टेंट सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स आपने दिए। 1.5 घंटा ऑलमोस्ट हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपकी Oh सारी God. वर्कशॉप का जीस्ट हमने समझा। बट यस डेफिनेटली अभी हमने एक ओवरव्यू लिया है। इन डीप जाने के लिए वी नीड टाइम, सो आई Yes. हाईली रिकमेंड द ऑडियंस जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, डू गेट इन टच विद राजीव सर। एंड आप उनसे, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, राजीव सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सर का लिंक्डइन अकाउंट का लिंक, सर के फेसबुक अकाउंट का लिंक भी हम लोग दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। गो कनेक्ट विद हिम एंड अपने बिजनेस को ग्रो करो, अपने को एज अ ऑनर डेवलप करो। बिकॉज आज आप सेल्स जॉब कर रहे हो, आज आप एक छोटी प्रोफाइल, आई विल नॉट से छोटी प्रोफाइल, आप एक बिगिनर लेवल प्रोफाइल पे हो। ग्रेजुअली एक दिन आप कंपनी के ऑनर भी बनोगे एंड वेरी सून यू मे स्टार्ट योर ओन बिजनेस। सो उस दिन के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे अगर आप अभी से सही डायरेक्शन में जाओगे और सही डिसीजन लेना स्टार्ट करोगे। तो हाईली आई वांट टू थैंक द ऑडियंस फर्स्ट फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आई वांट टू टेक नेम्स Yes. वंस अगेन, Thank you. सेम दांशु जी, राजीव छाबड़ा, सॉरी राजा छाबड़ा, अनु कौर जी ने भी आप लिखा अमेजिंग ट्रिक्स फॉर सेल्स, राजा छाबड़ा जी का है, उषा खुराना जी हैं, नीलम जी हैं, वीआईपी बॉय रठोड़ा, काफी लोगों ने कमेंट्स किए, काफी लोग हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जुड़े रहे। आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी I'm ऑफ यू। grateful. Yeah. I want to thank Rajiv sir on the behalf of our audience and on my behalf for taking out this much time for us, time for me to आपने बहुत valuable insight share किए। I have been in sales and marketing for last 8 years, but मेरे लिए भी काफी सारी चीजें काफी eye opening थी। So Oh, I'm wow. pretty thankful to you. I'm very much thankful to you, sir. It's all my pleasure, and you're most welcome. I will always be available to share my experiences, and I'm so grateful that you invited, and I'm grateful to all the audience who are connected, and I feel very happy about being here. Thank you so very much. Thank you so much, sir. Thank you so much, audience. Before I go, I want to request everybody, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो do subscribe, because every week we invite a guest जो एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और बहुत ही वैल्यूएबल, जैसे सर का इतना एक्सपर्टीज है, so same way they come with their expertise and share their insights of experience। और आपको जैसे सर की पूरी वर्कशॉप हमने आपको फ्री में करा दी, वैसे ही हम बहुत सारी वर्कशॉप आपके लिए आइए इसका चार्ज करूंगा मैं बाद में अलग से। ऐसे आपके लिए बहुत सारा कुछ वैल्यूएबल कंटेंट हम रेगुलर लेके आएंगे। तो स्टे विद आवर चैनल एंड इस चैनल को सबके साथ शेयर करो, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो। तो जो सर ने इतना कुछ आपको सिखाया, आप भी किसी को सिखाओ, वो भी आपको थैंक यू बोलेंगे कि यस बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो आपने उनके साथ शेयर किया। So thank you so much, audience. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you. Thank you so much. Pleasure. Such a pleasure.